हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द लाइव सेशन ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दिस इज रंजन। आप देख रहे हैं बीडब्ल्यू की क्लास और स्टार्ट करते हैं। थर्ड मॉड्यूल हम लोगों का ऑनगोइंग है। वेरी गुड आफ्टरनून नवीन, अभिषेक, साक्षी, पुतुल, अनुपा और आप सभी स्टूडेंट्स को वंस अगेन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम ऑन दिस क्लास। है ना, थोड़ा सा डिले है, अभी क्लास जो है अभी स्टार्ट हुई है थोड़ा सा डिले से, है ना, कुछ टेक्निकल इश्यूज वगैरह की वजह से। कोई नहीं, अभी कंटिन्यू करते हैं मस्ट टाइप से। हिमांशु, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास जो है इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग बीएच कर्व का जो पार्ट था उसको स्टार्ट किए हुए थे, ठीक है। आज उसको मस्ट टाइप से कंप्लीट करते हैं और हिस्टेरिसिस का पार्ट जो है वो देखेंगे स्टार्टिंग से एकदम बढ़िया, ठीक है। चुनेश्वर, वेरी गुड आफ्टरनून। रंजन, वेरी गुड आफ्टरनून डियर। विवेक, शिवराज, मनीष, स्वाति, हिमांशु, आप सभी स्टूडेंट्स को वंस अगेन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम ऑन दिस क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑडियो वीडियो सब एकदम प्रॉपर क्लियर है ना? ऑडियो वीडियो अभी आ रहा है ना एकदम प्रॉपर? ठीक है ठीक है ठीक है। शिवराज एकदम बढ़िया, मस्त। चलिए स्टार्ट करें। वेरी गुड आफ्टरनून नयन। तो मॉड्यूल नंबर 3 यानी कि मैग्नेटिक सर्किट्स जो है, मैग्नेटिक सर्किट्स जो है इसमें हम देख रहे थे बीएच कर्व, ठीक है। कल कुछ कुछ चीजें इसके बारे में लिखा हुआ था हम लोगों ने। आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो बीएच कर्व का एक पार्ट जो था वो हम लोगों ने देखा हुआ था कल। बी और एच का रिलेशन हम लोग ट्रेस कर रहे थे फॉर अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। कल हम लोगों ने देखा था कि फेरो, डाया और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में से कौन सा मटेरियल किस टाइप की टेंडेंसीज जो है वो शो करता है ना। बी और एच का रिलेशन किस में किस तरीके से वेरी करता है, कौन कब सैचुरेट होता है, वो सब हम कल डिस्कस किए थे। आज कंटिन्यू करते हैं वहीं से। सो वाई एक्सिस पे हम बी को ट्रेस करते हैं, इट्स यूनिट इज टेस्ला। एक्स एक्सिस पे हम ट्रेस करते हैं एच को, जिसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न्स पर मीटर, है ना, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। और बी यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का रिलेशन हम ट्रेस कर रहे हैं। तो इसका एक सेटअप देखे थे हम लोग। क्या सेटअप देखे थे? वेरी गुड आफ्टरनून डियर तारिक, दिनेश, हिराग ज्योति, दीप्ति, ठीक है, बढ़िया। तो इसका एक सेटअप हम लोगों ने देखा हुआ था कि एक सोलेनॉइडल सेक्शन था हमारे पास और उसके अंदर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम लोगों ने प्लेस किया। उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जो हम लोगों ने प्लेस किया उसी के ऊपर हम पूरा इफेक्ट देख रहे हैं किसका? हिस्टेरिसिस का। अब ये हिस्टेरिसिस कहां से आ गया सर बीच में? अभी तक तो हम बीएच कर्व पढ़ रहे थे, हिस्टेरिसिस बोल दिया आपने। तो चलिए इसको समझेंगे आगे चल के क्यों मैंने इसको हिस्टेरिसिस बोला, इसको हिस्टेरिसिस बोल के क्यों रिप्रेजेंट किया मैंने, ये अभी समझेंगे आगे जाके। तो हम लोगों ने देखा कि अगर ये ऐसा सोलेनॉइडल सेक्शन है ना, और इस पे कुछ n नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स प्रोवाइड कर रहे हैं, I इज द सप्लाई करंट, ठीक, और यहां पर एक सॉफ्ट आयरन का पीस जो है वो रखा हुआ है। यहां पर एक सॉफ्ट आयरन पीस जो है इट इज प्लेस्ड, ठीक है। तो इस सॉफ्ट आयरन पीस पर अगर मैं यहां से करंट की वैल्यू बढ़ाता हूं तो हमको पता है कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो मतलब H का बढ़ना तय है। और सिंस B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, तो मतलब अगर H बढ़ता है तो B भी बढ़ेगा साथ साथ, ठीक है। उस हिसाब से कल हम लोगों ने देखा हुआ था कि ये ग्राफ जो है, इस ग्राफ का पहला हिस्सा जो ट्रेस होगा वो कुछ ऐसा होगा, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से ये ग्राफ ट्रेस होगी ऐसा, ठीक है। अब ये जो रीजन था इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर H1 पॉइंट है हमारे पास, if we are having a point H1, H की इंटेंसिटी यानी जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है इसकी वैल्यू जब H1 पे होगी उस समय B जो है ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, B नॉट पर रहेगा या B मैक्स आप बोल सकते हैं। और सैचुरेशन के समय फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू अपनी पीक पर रहती है हमेशा,
इसके ऊपर एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, शायद कल हम लोग डिस्कस भी किए थे इसके बारे में, है ना? हाँ अभिषेक, कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे थे, इस वजह से थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई है आज की क्लास, ठीक है? चलिए, ये जो रीजन था, ये रीजन था सैचुरेशन का। अब सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, हमको ये समझ में आया कि भाई H की वैल्यू जब इसको एक्सीड करेगी देन देयर विल बी सैचुरेशन। किसका सैचुरेशन होगा? सैचुरेशन ऑफ कोर। कौन सैचुरेट हुआ? कोर सैचुरेट हुआ यहाँ पे, ठीक है? तो ये जो सॉफ्ट आयरन का कोर हम लोगों ने रखा, दिस गॉट सैचुरेटेड। ये ग्राफ का डायरेक्शन अभी कैसा है? ऐसा। ये ग्राफ अभी इस O पॉइंट से स्टार्ट होके A पॉइंट तक पहुंची है। इफ दिस इज पॉइंट A, इस पॉइंट A तक के लिए ही हम इसको एनालाइज करेंगे। A पॉइंट से आगे जब आप बढ़ेंगे ना, यानी H की वैल्यू जब इसको आगे इंक्रीज करेंगे हम लोग, देन व्हाट विल हैपन? तो ये सैचुरेशन मोड में चला जाएगा। मतलब सैचुरेशन हमारे किसी काम की चीज नहीं होती है, हटा देंगे हम लोग इसको, ठीक है? इसको हटा देंगे। हेलो दीपक, वेरी गुड आफ्टरनून। आप न्यू स्टूडेंट है और इसके पहले के लेक्चर आपने नहीं देखा है। अच्छा, आज से कंटिन्यू करूं या रिकॉर्डेड लेक्चर देखूं? कंटिन्यू कर सकते हो आप। मैग्नेटिक्स चल रहा है ना, मैग्नेटिक में हर टॉपिक अपने आप में कुछ इंडिविजुअल है। बस हाँ, मैग्नेटिक का शुरुआत जो था, जहां पे टर्म्स यूज्ड पढ़ा था हम लोगों ने, थोड़ा सा उसको देख लेंगे तो ये सब जो चीजें मैं लिख रहा हूं, ये आपको उसका आइडिया लग जाएगा कि ये कैसा है। अभी आप टॉपिक पढ़ते रहिए, लेकिन बीच में टाइम निकाल के हो सके तो प्रीवियस लेक्चर्स को भी देखिए, है ना? प्रीवियस लेक्चर्स को भी देखिए। राहुल, आज ठीक है वीडियो क्वालिटी? ठीक है, लेट्स होप, देखते हैं चीजें सही हो तो मजा आ जाए। अब देखते हैं इसके आगे क्या होना है। भाई सैचुरेशन से पहले तक का पॉइंट हम ले आए, हमको पता चल गया कि H की वैल्यू। अच्छा, क्वेश्चन कल मैंने ये पूछा था आपसे कि क्या H की ये मैक्सिमम वैल्यू है क्या जिस समय B सैचुरेट होगा? नहीं, सिर्फ B की मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे जब ये सैचुरेट हो रहा है। H की मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। तो क्वेश्चन इसकी H की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ X, या व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ H? क्या लगता है आपको? भाई H का फॉर्मूला आप लिखते हैं, H इज इक्वल टू NI/L। तो N की कोई सीमा है बढ़ने की? नहीं। L की कोई लिमिट है क्या बढ़ने की? नहीं। और I की कोई लिमिट है क्या बढ़ने की? नहीं। जितना चाहो बढ़ा सकते हो आप, तो जितना चाहो आप इंक्रीज कर सकते हो। और क्या, यू कैन इंक्रीज एज मच एज यू वांट, जितना आप इंक्रीज करना चाहें। तो H की मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है फिर? B का तो चलो हमको समझ में आ गया कि सर B इज एट इट्स मैक्सिमम जब सैचुरेशन होगा कोर का, तो फ्लक्स डेंसिटी हाई होगी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब कोर का सैचुरेशन होगा तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स कितना होगा उस समय। हम लिख देते हैं हाई, हाईएस्ट। हाईएस्ट नहीं होगा, हाईएस्ट नहीं होगा, है ना? हाईएस्ट तो नहीं होगा भाई, ये तो और हाई जा सकता है ना। मतलब ये सैचुरेशन के समय भी तो H बढ़ा ही रहे हो आप, तब तो हम ये ग्राफ को ऐसा कांस्टेंट ड्रॉ करके शो किया ना, और ये चलता रहेगा ऐसे। यार क्या होगा? इन्फिनाइट। रंजन ने लिखा कि सर इसमें यदि नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर देंगे तो BH पर क्या इफेक्ट होगा? पूरा फॉर्मूला बेस्ड है रंजन, देखिए। ये होगा B के ऊपर N, नंबर ऑफ टर्न ही आपने पूछा ना? हाँ, तो B पर क्या असर पड़ेगा? तो B की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्न्स को आप इंक्रीज कर दीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विल बी हाई। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विल बी हाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। H पे क्या इंक्रीज पड़ेगा? सेम। H भी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। तो नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स देख सकते हैं उसके हिसाब से, है ना? तो ये बेसिक थिंग है इसके बारे में। अब क्वेश्चन ये था कि जब धीरे धीरे मैंने करंट को इंक्रीज किया अप टू दिस वैल्यू, H1 वैल्यू तक मैंने इसको इंक्रीज किया, तो ग्राफ ऐसा कुछ बना। मान लीजिए इससे अच्छा कोई कंडक्टर मेरे पास होता तो ये ग्राफ कैसा बनता? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इससे भी बेटर कंडक्टर होता मेरे पास, ऐसा बन सकता था ग्राफ, या हो सकता है ऐसा कुछ बनता, या इससे पुअर कंडक्टर होता तो ये ग्राफ ऐसा कुछ बनता। तो सैचुरेशन किस पॉइंट पे जाके होगा वो तो डिपेंड करेगा आपके कंडक्टर की कंपोजिशन के ऊपर, उसकी क्वालिटी के ऊपर, कैसा कंडक्टर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए मैंने ये एग्जांपल ले लिया, ठीक। तो H वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया? इनफाइनाइट, अप टू इंफिनिटी, जितना चाहो आप इंक्रीज कर लो, बढ़िया। तो अब इसके बाद क्या किया कि भाई करंट को जैसे जैसे इस सेटअप में धीरे धीरे हम लोगों ने इंक्रीज किया था,
हम लोगों ने बोला कि एक काम करते हैं, अब वैसे ही धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको रिड्यूस करते हैं। तो ओ से लेके ए तक का सेटअप इसका स्टेप 1 था। ओ से लेके ए तक में हम लोगों ने स्टेप 1 जो है वो यूज किया। क्या स्टेप था? देखिए क्या क्या स्टेप्स हुआ इस कर्व को फॉर्म करने में। स्टेप 1, स्टेप नंबर 1, द सप्लाई इज gradually increased in forward direction. The supply is gradually increased in the forward direction. ठीक है, अब स्टेप 2 पे चलते हैं। नाउ अच्छा, कहां तक इंक्रीज होगा? अप टू सैचुरेशन, ये लिखना जरूरी है। अप टू सैचुरेशन। स्टेप नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड स्टेप देखिए, सप्लाई इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन अप टू सैचुरेशन। यहां तक पहुंचा दिया हम लोगों ने। सेकेंड स्टेप ये है कि नाउ द सप्लाई इज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड अप टू 0। अब इसी सप्लाई को धीरे धीरे हम लोग कम करते जा रहे हैं। ठीक है, इसी सप्लाई को अब धीरे धीरे हम लोग यहां से घटाएंगे। तो जो पॉइंट को ट्रेस करते हुए ये पूरा कर्व ऐसा ट्रेस हुआ था, है ना, ये तो पॉइंट्स रहे होंगे ना जिनको हम लोगों ने धीरे धीरे ट्रेस किया होगा और ऐसा कुछ कर्व बना। तो कायदे से क्या होना चाहिए, अगर v प्रोपोर्शनल टू i वाला फिनोमिना जैसे होता है, वैसे यहां पे भी अगर b प्रोपोर्शनल टू h का फिनोमिना है, तो उस हिसाब से इसको यही सेम पाथ को ट्रेस करते हुए वापस आ जाना चाहिए था। एग्जैक्टली ऐसे ही होना था। लेकिन जब प्रैक्टिकली ये चीज किया गया ना, तो ऐसा हुआ नहीं। ये ग्राफ जो है ये कुछ अलग ही पाथ इसने ट्रेस किया। तो ग्राफ जो है वो नीचे तो आ रही थी, इतना तो श्योर था, है ना, कि जैसे जैसे हम देखिए h की वैल्यू को कम कर रहे हैं। कैसे कम कर रहे हैं? करंट को कंट्रोल करके, करंट को धीरे धीरे रिड्यूस कर रहे हैं, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कम हो रही है ना, मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो रिड्यूस हो रहा है तो उसको इस ग्राफ से के थ्रू आना चाहिए, यही सेम पॉइंट से होते हुए वापस आ जाना था। लेकिन एक्चुअल में या प्रैक्टिकल केस में ऐसा हुआ नहीं। ये एक अलग पाथ ट्रेस किया। कम तो हो रहा था, लेकिन उस रेट पे नहीं कम हो रहा था जिस रेट पे h कम हो रहा है। मतलब h की वैल्यू जिस रेट पे रिड्यूस हो रही थी करंट के हिसाब से, b भी उस रेट पे चलना चाहिए था, लेकिन b उस रेट पे नहीं रिड्यूस हुआ। b में जो फॉल हुआ वो बहुत कम हुआ, जिसकी वजह से जब h 0 पे पहुंचा तो b एक पर्टिकुलर वैल्यू पर था, b अपने 0 वैल्यू पे नहीं पहुंचा। प्रॉब्लम यह है। ठीक है, b जो है वो 0 वैल्यू को नहीं अटेन किया। ठीक, b 0 पे नहीं पहुंचा। कायदे से तो हम लोग ये जानते हैं कि सर b प्रोपोर्शनल टू h है, h 0 हो गया तो b क्यों नहीं 0 पे पहुंचा। तो हमको समझ में आया कि यहां पर ना इसका कुछ नाम दे देते हैं। सबसे पहले तो सपोज कर लीजिए इसको लिखते हैं o से x लिख देते हैं। तो हमको दिखेगा कि o से x के बीच में कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड जैसा कुछ बचा हुआ है। ये एक जो मटेरियल है, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल हम लोगों ने जो यूज किया हुआ यहाँ पे, है ना, जो भी मटेरियल होगा ये कुछ मैग्नेटिज्म अपने अंदर स्टोर कर लिया। कुछ मैग्नेटिक जो फील्ड है वो अपने अंदर इसके अंदर रह गई। कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म यहाँ पे मिला उसको, कि h के 0 होने के बाद भी ये कुछ मैग्नेटिक नेचर शो कर रहा है। ये ऐसा है बिल्कुल कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेट ने सपोज कर लीजिए कि मेटल के कील को अपने पास चिपका के रखा हुआ है। अब जब आप सप्लाई बंद करते हैं तो आप ये चाहते हैं कि वो उसको रिमूव कर दे, वो अपनी मैग्नेटिक टेंडेंसी छोड़ दे और वो जो भी कीलें उससे चिपकी होंगी वो गिर जाएंगी। लेकिन यहां पे ये दिख रहा है आपको कि आपने सप्लाई कर दिया 0, h मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाना बंद कर दिया हम लोगों ने पूरी तरह से, लेकिन फिर भी जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है वो यहाँ पे कुछ मात्रा में बचा रह गया। कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर अभी भी शो कर रहा है। ठीक है, कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर अभी भी शो कर रहा है। अब इससे क्या समझ में आया कि देखिए b भी कम हो रहा था, h भी कम हो रहे थे, लेकिन दोनों के कम होने का रेट अलग अलग है। ये करंट के हिसाब से, करंट की मैग्नीट्यूड के हिसाब से जल्दी जल्दी रिड्यूस हो रहा था, लेकिन b इसके प्रोपोर्शन पे रिड्यूस नहीं हो रहा था। b जो है इससे पीछे चल रहा था।
और हाँ, एक और चीज हमको यहां से दिखा कि O से X तक का जो रीजन है, दिस शोज द रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म। O से X तक का रीजन जो है, इसने दिखाया रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म किसके अंदर है, वो सॉफ्ट आयरन का जो टुकड़ा था जिसके लिए हम लोग ये पूरा स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म है। जूम आउट कर दूं? ठीक है, ठीक है, इसको यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम पहुंच गए, दूसरे स्टेप तक, सेकंड स्टेप तक पहुंच गए। ठीक है, चुनेश्वर। अच्छा, चुनेश्वर का क्वेश्चन आया कि सर क्या सप्लाई करंट साइनोसॉइडल होगा? क्या सप्लाई करंट साइनोसॉइडल होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तभी तो हम दोनों डायरेक्शन में सप्लाई की बात करें ना, उसका एक हाफ साइकिल और दूसरा हाफ साइकिल, उसके हिसाब से, है ना। दीप्ति ने लिखा रिटेंटिविटी, वेरी गुड, बिल्कुल सही, वही बोलते हैं, वही बोलते हैं, एग्जैक्टली वही बोलते हैं। तो इसको लिखिएगा आप लोग, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स है आपके पास। पहला शायद आप लोग लिख चुके होंगे कल, सेकंड पॉइंट आज का न्यू है। ये दूसरा जो सेक्शन क्रिएट हुआ, ए से लेके एक्स तक का सेक्शन हमको ये दिखाता है कि रिड्यूस तो हो रहा है बी, फ्लक्स डेंसिटी कम तो हो रहा है। देखिए पहले इस वैल्यू पे था, अब कम होते होते यहां तक आ गया, लेकिन उतने रेट में नहीं कम हो रहा है जिस रेट में उसको होना चाहिए। जिस रेट में एच रिड्यूस हो रहा था उस रेट पे तो नहीं हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इंक्रीज तो सेम रेट में हुआ लेकिन डिक्रीज नहीं हुआ सेम रेट पे, कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रह गई। सप्लाई करंट 0 हो गया, फिर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड बची रह गई। तो ये बताओ किसकी प्रॉपर्टी है? सप्लाई की प्रॉपर्टी है कि जो आपका सॉफ्ट आयरन का कोर था उसकी प्रॉपर्टी है? उसकी वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ ये बताइए जरा आप लोग, ये किसकी वजह से हुआ? किसका रीजन कौन है? जो हम सप्लाई दे रहे हैं, साइनोसॉइडल सप्लाई दे रहे हैं मान लीजिए, तो उसकी वजह से हुआ। ग्रेजुअली सर हम आपने कम ज्यादा किया, आप सडनली कम ज्यादा करते तो शायद ऐसा नहीं होता। ये रीजन है, या फिर वो जो सॉफ्ट आयरन का कोर हम लोग यूज कर रहे थे वो इसका कारण है, इस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का। बढ़िया, वेरी नाइस। राहुल का आंसर सबसे पहले आया सॉफ्ट आयरन। अभिषेक ने लिखा मटेरियल की प्रॉपर्टी है, दिनेश ने लिखा कोर की प्रॉपर्टी है, और अभिषेक ने लिखा कि मटेरियल की प्रॉपर्टी। अच्छा, बिल्कुल सही। यहां जो मेन बात है वो ये है, ये जो सॉफ्ट आयरन का पीस है ना, ये कर रहा है पूरा काम। ये पूरा जो लैगिंग लेके आना है ना, और ये इतना रेसिडुअल जो स्टोर करके दिखाना, ये कौन कर रहा है? ये इसकी वजह से हो रहा है, ये जो सॉफ्ट आयरन का कोर है। तो मतलब सर ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करना चाहिए फिर तो? हाँ, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। अलग अलग मटेरियल पे सर, तो फिर O से लेके X तक का जो मैग्नीट्यूड है ये भी बदलेगा हर मटेरियल के हिसाब से, 100% बदलेगा, 100% चेंज होगा। मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ O टू X, लिख लेते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ O टू X, सॉरी, O टू X is dependent upon the core material. It is the property of a core. ठीक। अच्छा, नेक्स्ट एक और चीज, this property of magnetic material, this property of magnetic material due to which it stores the residual magnetism on the reduction or reversal of supply is known as
इज नोन एज रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है ना प्रीवियस ईयर में, तो इसको हाईलाइट कर लीजिएगा आप लोग। रिटेंटिविटी का डेफिनेशन आपको इसी से मिल जाएगा। अब अभिषेक ने क्वेश्चन किया है कि सर ये रेसिडुअल फ्लक्स क्यों रह जाता है ना, खत्म नहीं होगा क्या? करते हैं ना। अब आपने पूछा तो फिर इसको अब इसको खत्म करना पड़ेगा, है ना। आपने पूछा हुआ है कि सर ये खत्म होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? चलिए देखते हैं। तो मटेरियल की एक प्रॉपर्टी, अभी आगे चल के ये भी समझेंगे कि मटेरियल के अंदर एटॉमिक लेवल पे ऐसा क्या हो रहा है या मॉलिक्यूलर लेवल पे ऐसा हो क्या रहा है जिससे कि ये रेसिडुअल हमको ऐसा दिख रहा है, ये डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है। भाई जब दोनों बढ़े एक साथ थे तो दोनों को घटना भी एक साथ चाहिए था। रिड्यूस होने के समय इनकी मैग्नीट्यूड एक जैसे कम आनी चाहिए थे, तो इसका मतलब उन्हीं पॉइंट से होते हुए इसको वापस से आना था अपने इनिशियल जीरो वैल्यू पे। मतलब जब मैं करंट को जीरो कर दूं तो मुझे चाहिए था कि B फुल्ली जीरो हो जाना चाहिए, बट अभी B का जीरो होना बचा हुआ है, H जीरो पे आ चुका है, यानी H आगे चल रहा है। अगर ये एक रेस है, यहां से सब दौड़ना शुरू किया और यहां पे पहुंचना था, दिस इज द फिनिश पॉइंट। तो सोच लीजिए आप कि अगर ये एक रेस है तो इस रेस के हिसाब से यहां से H तो पहुंच गया फिनिश लाइन पे, लेकिन B जो है वो अभी जीरो पे नहीं पहुंचा है, वो कुछ देर के बाद पहुंचेगा, पीछे चल रहा है B इज लैगिंग। यहां तक लिख लिए क्या आप लोग? तो इस पेज को फिर चेंज करते हैं, जल्दी से बताइएगा, जैसे लिख लेंगे बताइए, फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं, है ना। यहां तक पहले लिख लीजिए आप लोग। तो इसको ध्यान से समझना है, ये इतनी बड़ी थ्योरी है, जो भी कुछ इसमें पूरा लिखेंगे ना ये सब आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल है। लिख लिए क्या? डन। इसको हटाएं। ठीक है, ये डन। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, थोड़ा सा इसको और नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ते हैं, देखें इसमें और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो अब यहां तक हमको समझ में आया कि ठीक है, मतलब रिटेंटिविटी इसके अंदर हो रही है। सो व्हाट इज रिटेंटिविटी? रिटेंटिविटी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिससे कि वो रिटेन कर लेता है मैग्नेटिक फील्ड को, मटेरियल की प्रॉपर्टी जिससे कि वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन कर लेता है, मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर कर लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो रिटेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही कहलाता है रिटेंटिविटी। ये रिटेंटिविटी हर मटेरियल में अलग अलग मात्रा में होगी, है ना। ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है कि इसमें कितनी रिटेंटिविटी है। तो वही मैंने बोला कि O से X तक का जो मैग्नीट्यूड है, किसी में छोटा भी हो सकता है, अब किसी में बड़ा भी हो सकता है। आगे चल के इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनेंगे, तो इसको हम समझेंगे ध्यान से, है ना। रेसिडुअल रिटेंटिविटी क्लियर नहीं हुआ सर? ठीक है, मैं बता देता हूं एक बार फिर से। रिटेंटिविटी किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिससे कि वो अपने अंदर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म स्टोर कर लेता है। एक्चुअली मैंने अभी इसको क्लियर किया ही नहीं है, मैंने बोला ना आपको ये मॉलिक्यूलर लेवल पे बताना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा जब इसको पूरा पढ़ लेंगे हम लोग, जब मैं आपको हिस्टेरिसिस बताऊंगा और एडी करंट, ये टॉपिक से ही लगा हुआ है हिस्टेरिसिस, मतलब इस टॉपिक को जो समझ जाएगा उसको हिस्टेरिसिस का मेजर फिनोमेना समझ में आ जाएगा कि हो क्यों रहा है हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस पढ़ते तो हम लोग बहुत बार हैं, स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, अभी इंजीनियरिंग में भी आपने कितनी सारी चीजों में पढ़ा हुआ है, लेकिन उसके पीछे का जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो क्या चेंजेस आता है उसके अंदर ना, वो समझ गए एक बार तो फिर फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं है, वो तो वैसे ही समझ आ जाएगा आपको, उसमें कुछ नहीं रखा है। तो व्हाट इज रिटेंटिविटी? देखिए रिटेंटिविटी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी, it is the property of a material, it is a property of a material due to which, वैसे इसको हम लिख चुके हैं, तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया बस सिर्फ वही लिखिएगा, सब लोग मत लिखिएगा इसको, ठीक है। ऑलरेडी आप लोग लिख चुके हैं रिटेंटिविटी पिछले पेज में। सो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट fails to realign। अब इसके अंदर का फिनोमिना मैं आपको बता रहा हूं, ड्यू टू विच इट फेल्स टू रीअलाइन इट्स molecules as per the change
in external magnetic field, in external magnetic field, in external magnetic field, thereby causing a residual magnetism, thereby causing a residual magnetism, है ना, thereby causing a residual magnetism in the core. रिटेंटिविटी का फिनोमिना भी है इसके अंदर, है ना. फेल्स के बाद क्या है सर? अच्छा, इट फेल्स टू रीअलाइन. टू है ना रंजन, ये जो है दिस इज टू, फेल्स टू रीअलाइन. realign its molecules as per the change in the external magnetic field, thereby causing a residual magnetism in the core. ठीक है, इसको कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं. राहुल करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं. वैसे रिटेंटिविटी के बारे में लिखा हुआ है और ये एक फिनोमिना इसके अंदर मैंने बताया कि रिटेंटिविटी की एक्चुअल वजह क्या है मॉलिक्यूलर लेवल पे. हाँ, तारिक ने पूछा कि सर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्यों आती है, B0 क्यों नहीं हुआ? मटेरियल जो होता है ना, देखिए अब इसको एटॉमिक लेवल पे आप समझिए थोड़ा सा, तो फिर ये क्लियर होगा, है ना. अब इसको लिख लिए होंगे अगर, या नहीं लिख रहे होंगे तो ठीक है. देखिए अगर सपोज आपके पास ऐसा कोई मटेरियल है, ऐसा कोई मटेरियल है आपके पास, और इस पे ना नॉर्मली इसके मॉलिक्यूल्स ऐसे इधर उधर अलाइंड है, एक पर्टिकुलर मैनर में, पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अलाइन हो, कोई जरूरत नहीं, कोई मतलब जरूरी नहीं है इस बात की. इनके अंदर मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, किसी मटेरियल के अंदर. कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मान लीजिए. अब क्या होता है कि जब इसको मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में लाता हूं, अगर आसपास सपोज कर लीजिए कि एक मैग्नेट लेके आ गया मैं, एक मैग्नेट लेके आ गया मैं इसके पास, ठीक, तो क्या होगा? मैग्नेटाइज होगा. ये नॉर्थ है, उधर साउथ है, तो इसके मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे होगा? ये लोग अब खुद को अलाइन करना शुरू करेंगे इसकी डायरेक्शन में, इसके हिसाब से. इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये खुद को अलाइन करना शुरू करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. देखिए अभी क्या हो रहा है मॉलिक्यूलर स्टेट पे, अगर आप इसको समझेंगे तो जब इनका अलाइनमेंट रैंडम है ना, तो रैंडम अलाइनमेंट में इनसे निकलने वाली जो एनर्जी है या इनसे बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो दूसरे वाले मतलब जो अपोजिंगली जो मैग्नेटाइज जो सेक्शन होगा या अपोजिट जो मॉलिक्यूल का जो पार्ट होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट कर रही होगी, और दोनों एक दूसरे को फिनिश आउट कर दे रहे होंगे. मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करने के लिए काफी हैं. तो यहां से कोई बाहर ऐसा कोई मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलता नहीं है नॉर्मली. लेकिन जब इसी को हम कोई मैग्नेट के संपर्क में लेके आते हैं तो ये लोग एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन होने लग जाते हैं. इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, जस्ट बहुत डिटेल में लेके नहीं जा रहा हूं मैं, जस्ट थोड़ा थोड़ा सा चीज बताता हूं जो आपको याद रखने में मदद करेगा. जैसे ही इसको मैं किसी मैग्नेट के संपर्क में लाता हूं तो काफी हद तक ये खुद को अलाइन कर लेते हैं ऐसे. अब जब ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में जब ये खुद को अलाइन करते हैं, तो इन सब की मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये हर एक मॉलिक्यूल से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, ये एडिटिव नेचर शो करती है. इट स्टार्ट्स शोइंग द एडिटिव नेचर. और एडिटिव नेचर होने की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो जाता है. नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके बाहर इंक्रीज होके मिलता है. यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड खत्म था, जीरो हो गया था. क्यों जीरो या इतना नेग्लिजिबल कि जो हमारे किसी काम का ही नहीं है. क्योंकि ये रैंडमली अलाइंड थे, ये सब रैंडमली अलाइंड थे. यहां ऐसा हो नहीं रहा है ना, इस मटेरियल के अंदर ऐसा हो नहीं रहा है. अब आगे का फिनोमिना समझिएगा. यहां तक का पॉइंट क्लियर? बिल्कुल सही राहुल, सारे डोमेन मैग्नेट के डायरेक्शन में आ जाएंगे, बिल्कुल सही है ना. चलिए इसको जो नहीं लिख पाए हैं मैं वापस से इस स्लाइड पे ले आऊंगा, इस जगह पे ले आऊंगा, आप लोग लिख लीजिएगा. पहले फिनोमिना समझते हैं. अब थोड़ी देर के बाद मेरा मूड हुआ
कि एक काम करते हैं कि कुछ देर के बाद मैं तुरंत, जैसे ये लोग इधर अलाइन हुए ना, अब मैं इसकी डायरेक्शन बदलने वाला हूं। अब मैं नॉर्थ और साउथ इसका पोजीशन जो है वो चेंज कर दूंगा, है ना, या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अब मैं चेंज कर रहा हूं। जैसे ही मैं जिस फ्रीक्वेंसी पे इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, इनको भी उसी फ्रीक्वेंसी पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए कायदे से। तीसरा अरेंजमेंट मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। अभी फिलहाल तो मैं बाहर के मैग्नेटिक फील्ड के असर से इसका अलाइनमेंट शो कर रहा हूं। ये अलाइनमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर जो हम सप्लाई करंट देते हैं उसके हिसाब से होता है। तो जब मैं सप्लाई करंट की दिशा को बदलता हूं, सप्लाई करंट की मैग्नीट्यूड को कम कर रहा हूं या डायरेक्शन को जब मैं चेंज कर रहा हूं, तो क्या होना चाहिए, जिस फ्रीक्वेंसी पे मैं बदलूंगा उसी फ्रीक्वेंसी पर इनको भी खुद को रीअलाइन कर लेना चाहिए। मतलब सेकंड टाइम में क्या होगा, सेकंड केस में इन सब मॉलिक्यूल्स को इस दिशा में आना चाहिए, ऐसे। ये सभी मॉलिक्यूल जैसी सप्लाई की डायरेक्शन बदलेगी, क्योंकि मैं मैग्नेट तो नहीं लेके आ रहा हूं ना इनके पास, मैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट कर रहा हूं इनको सप्लाई देके, है ना। तो सप्लाई जैसे ही अपनी डायरेक्शन बदलेगा, इनको खुद को रीअलाइन कर लेना चाहिए दूसरी डायरेक्शन में फास्टली। इनके रीअलाइन करने की फ्रीक्वेंसी सप्लाई के चेंज होने की फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। लिख देता हूं मैं, they should realign themselves at a frequency equal to the frequency of reversal ऑफ सप्लाई। मतलब अगर सपोज कर लीजिए एसी सप्लाई है, सप्लाई देखिए यहां तक इंक्रीज किया मैंने, सैचुरेशन पे मान लीजिए चला गया, सप्लाई को रिड्यूस कर रहा हूं मैं, रिड्यूस करते करते सप्लाई करंट मेरा 0 पे आ गया। ठीक, जब सप्लाई करंट 0 पे आया तो ये ग्राफ आपकी ऐसी बनी, ओ से एक्स पे आके ये रुकी। क्यों रुकी पता है, क्यों रुकी ये सप्लाई 0 पे आने पे? इस वजह से इसको समझेंगे अगर आप, तो आइडियली ऐसा होता नहीं, ये सेम ग्राफ को फॉलो करता अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहती। सेम मतलब सप्लाई के रिवर्सल की जो फ्रीक्वेंसी है, इनके अलाइनमेंट की भी फ्रीक्वेंसी उतनी रहती है। यानी ये भी अपने आप को जैसी सप्लाई बदला तुरंत अलाइन कर लेते दूसरे दिशा में, फिर सप्लाई बदलता फिर वापस इधर अलाइन हो जाते तुरंत के तुरंत। आइडियल केस है, दिस इज एन आइडियल केस, ये आइडियल केस है। ठीक, लेकिन इसके बाद प्रैक्टिकल केस क्या होता है सर? पूरा मैकेनिज्म अच्छे से समझिएगा, कोई पॉइंट अगर मिस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस से मैं आखिरी में पूरा कंक्लूड करूंगा तो पूरी चीज फिर से बताऊंगा। जब प्रैक्टिकल केस, इस पॉइंट के बाद जब सप्लाई बदली तो प्रैक्टिकल केस कैसा होता है पता है? इनको अलाइन तो कर लेना था खुद को, ऐसे अलाइन होते हैं लोग। इनका अलाइनमेंट जो होता है ये ऐसा रहता है, ठीक है ना? यस, ये कंडीशन है इसका। अब आप समझिए, ये पूरा स्टेप देखते जाएगा, एक के बाद एक आपको समझ में आएगा। तब तक मैं आपके कमेंट ले लेता हूं जल्दी से। यस, बिल्कुल सही अभिषेक। और ऑल डोमेन आर अलोन इन सेम डायरेक्शन, बिल्कुल सही अनुपा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के हटने के बाद भी पोल सेम डायरेक्शन में अलोन होते हैं, सो इट इज कॉल्ड बाय रिटेंटिव। वेरी नाइस, वेरी नाइस, है ना? रंजन ने पूछा कि रियलिंग मीन्स सर रीअलाइन, रीअलाइन, रीअलाइन। अलाइन मतलब अपने आप को एक दिशा में व्यवस्थित कर लेना, शायद, है ना? एक दिशा में खुद को व्यवस्थित कर लेना, अलाइन कर लेना। अब जैसे ये पेन होगा, सपोज कर लीजिए मेरे पास एक और पेन है यहाँ पे, तो ये इधर उधर रैंडमली ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है? इसको रीअलाइन करना होगा तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों पेन को एक दिशा में कर दूंगा। तो मैं बोलूंगा कि मेरे जो फिंगर हैं उसके साथ ये रीअलाइन हो चुका है, ये अलाइंड है उसके साथ, एक दिशा में व्यवस्थित है। तो मॉलिक्यूल्स के साथ भी यहाँ पे यही फिनोमेना हो रहा है। तो अब सप्लाई की फ्रीक्वेंसी तो बदल गई, उस हिसाब से इनको ऐसा होना था आइडियली, लेकिन प्रैक्टिकल केस में आपको दिखा कि ऐसा अलाइन ही नहीं हो पाए लोग, तो ये अलाइन नहीं हो पाए, मतलब उतनी जल्दी ये लोग शिफ्ट नहीं हो पाए। अब आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि सर ये क्यों नहीं शिफ्ट हो पाए? कुछ तो कारण होगा ना,
कुछ तो कारण होगा कि ये सब लोग एक दिशा में ऐसे अलाइन नहीं, ये हो रहे थे अलाइन, डेफिनेटली ये लोग इस दिशा में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फुल्ली नहीं अलाइन हो पाए थे अभी तक। इसका कारण कौन बता सकता है, देखें जरा। है ना, हाँ राहुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल। एनिमेशन के थ्रू चीजों को समझना और ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो एक आध बार मैंने किया हुआ है इस चीज पे, बट आज तो नहीं है फिलहाल, इसलिए जस्ट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे डायग्राम से समझा रहा हूँ इस चीज को, है ना। इसलिए आज के लिए इन डायग्राम से ही हम लोग काम चलाते हैं कि देखिए इनिशियली ऐसा था, मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में है इस डायरेक्शन में, अब जब सप्लाई की डायरेक्शन बदली तो आइडियली ऐसा होना चाहिए इनका अलाइनमेंट, ठीक है, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। ये कुछ पार्ट इसका रैंडमली अलाइंड है और बाकी चीजें इसी दिशा में अलाइन हो, मतलब ये अलाइन हो रहा है, ये सब इसी दिशा में अलाइन हो रहे हैं, लेकिन अभी हुए नहीं है। शायद इनको कुछ और समय आप दोगे या कुछ और फोर्स को आप और ज्यादा इंक्रीज करोगे उल्टे दिशा में, तो ये अलाइन हो जाएंगे प्रॉपरली, इतना तो श्योर है। तो ये जो नेचर है ना, ये जो प्रॉपर्टी है, ये हमको बताती है रिटेंटिविटी के बारे में। ये बताती है कि अच्छा इसका रिटेंटिव नेचर है, जो अपोज कर रहा है अपने आप को फुल्ली अलाइन करने से अपोज कर रहा है, जिससे कि हमको दिखता है कि कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, कुछ मैग्नेटिक फील्ड अभी भी बची हुई हमको दिख जाएगी उसके एंड होने के बाद भी, सप्लाई के एंड होने के बाद भी, ठीक है। तो ये कंडीशन है, दिस इज द प्रैक्टिकल केस। तो अब इसको रीअलाइन करने के लिए, इसको प्रॉपरली अलाइन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा पता है? तो आपको ये इस कंडीशन का मैंने डायग्राम बना के दिखाया कि अंदर कैसा दिखता है। जब जीरो पे पहुंचता है ना सप्लाई करंट, एच की वैल्यू जब जीरो हो गई तो बी कहां पर है, ये क्यों रीअलाइन नहीं हुआ वापस, और ये वापस रीअलाइन नहीं हुआ। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्यों नहीं रीअलाइन हुआ, इसका रीजन कोई बता सकता है क्या कारण है, क्यों नहीं रीअलाइन हुआ होगा? दिस fails to realign at the frequency of reversal of supply है ना, this fails to realign at the frequency of reversal of supply due to the intermolecular friction which varies from material to material. Its composition, मटेरियल टू मटेरियल बोलने का मतलब है मटेरियल की कंपोजिशन के आधार पे, किस चीजों का कंपोजिशन उसके अंदर है। हाँ रंजन, बिल्कुल सही है ना, कि रीअलाइन होने के लिए जितना उसको ईएमएफ चाहिए होगा या जितनी मैग्नेटाइजिंग फोर्स की जरूरत होगी वो उसको नहीं मिली, ठीक है। तो सप्लाई तो हमने रिवर्स कर दिया, सप्लाई के रिवर्स होने से फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में शुरू हो चुका है, यानी फोर्स जो है वो जीरो पे पहुंच गया, लेकिन ये रीअलाइन नहीं हुए, इनका जीरो पे पहुंचना बचा है, मतलब इनको अपने आइडियल केस पे पहुंचना अभी बचा हुआ है। तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा और फोर्स देना पड़ेगा सो दैट कि ये जो बच गए हैं ये लोग अलाइन हो जाएं। और फोर्स चाहिए, लेकिन किस दिशा में? पुराने वाले सप्लाई की दिशा में चाहिए क्या, इस दिशा में फोर्स नहीं, आपको उल्टे डायरेक्शन में चाहिए ना, क्योंकि आपको इधर रीअलाइन करना है, इनको इस दिशा में भेजना है, सबको वापस थोड़ी ना लाना है, आपको इसको पीछे थोड़ी ना लाना है, आपको इसको इस डायरेक्शन में रीअलाइन करने की नीड है। तो अब आप क्या करेंगे, फोर्स को बढ़ाएंगे जरूर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपको फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अगर मैं फोर्स को वापस यहीं पे बढ़ा दूं तो ये तो ग्राफ फिर ऊपर चली जाएगी, वो नहीं करना है हमको, ठीक है, वो नहीं करना है हमको। क्या करना है, फोर्स को उल्टे दिशा में बढ़ाने की जरूरत है। चलिए यहां तक का पार्ट आप लोग लिख लीजिए, अगर ड्रॉ करना सही लग रहा है तो ड्रॉ कर लीजिए, जैसे में भी आपको ठीक से समझ में आ रहा है वो आप कर लीजिए इस पे। तो स्टेप बाय स्टेप मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के फॉर्म में आपको पूरा पता होना चाहिए कि हिस्टेरेसिस के केस में हो क्या रहा है। थैंक यू सो मच राहुल। तो बस है ना, एनिमेशन का पार्ट मिसिंग है, अदरवाइज कोशिश पूरी है कि आपको इस डायग्राम से सारी चीजें समझ में आ जाए, है ना।
तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप इसका, तो आप देख भी रहे होंगे कि जो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स इनिशियल केस में इस डायरेक्शन में अलाइन थे, अब दूसरे दिशा में अलाइन होने में इनको दिक्कत जा रही है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर का इंटरमॉलिक्यूलर फ्रिक्शन जो है वो ऐसा होने से रोक रहा है। भाई कोई भी चीज में फ्रिक्शन लगता है, ठीक है, किसी भी चीज में फ्रिक्शन लगता है। इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, है ना। हाँ, अभिषेक ने लिखा कि तब तो सर अब नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स देना पड़ेगा। बिल्कुल सही। हिराक ज्योति ने लिखा कि उल्टे दिशा में कैसे बढ़ाएंगे। इसको समझिए, अभी सपोज कर लीजिए कि आप एक चेयर पे बैठे हुए हैं। एक एग्जांपल लीजिए, जब तक आप लोग लिख रहे हैं आपको मैं एक इसका छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, तुरंत समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। आप अभी एक चेयर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं आपको बोलूं कि खड़े होकर चलना है, सामने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, आप तुरंत उठेंगे और चलने लग जाएंगे। और आप चल ही रहे हैं, आप एक पेस पकड़ रहे हैं, मैंने बोला आपको स्पीड वॉक करना है, एकदम स्पीडली चलना है सामने। आप तुरंत चेयर से उठे और ऐसे चलना शुरू किया और मैं तुरंत पीछे से कॉल करूंगा कि वापस मुड़ो, तो आप सडनली ऐसे टर्न होंगे। तो मेरे बोलते ही क्या आप तुरंत टर्न हो पाएंगे क्या? उतनी स्पीड से आपके पैरों में नीचे जो फ्रिक्शन का पार्ट है, जो जमीन के साथ जो फ्रिक्शन हो रहा होगा, अब डिपेंड करेगा कि आप कैसी स्लीपर पहने होंगे और किस टाइप के फ्लोर पे चल रहे होंगे। उस हिसाब से आपको अलग अलग लेवल का फ्रिक्शन जो है एक्सपीरियंस होगा और उस हिसाब से आप वापस पीछे मुड़ पाएंगे। अब उसी सिनारियो को 3 अलग अलग फ्लोर पे ले लीजिए आप। एक टाइल्स वाली फ्लोर, सेम जूता आपने पहना हुआ है, टाइल्स वाली फ्लोर है। एक दूसरा मिट्टी का जो जगह है, वहां पे एक इस आपको टर्न होना है। और तीसरा जो है वहां रबर का मैट लगा हुआ है, उस पर आपको मुड़ना है। आपको सबसे ज्यादा सडनली टर्न होने में किस में दिक्कत जाएगी? सोचिए। क्या मैंने एग्जांपल लिया कि एक चेयर पे आप बैठे हुए हैं, आपको उठ के सीधे जाना है आगे, ठीक है। अब स्पीड से चलना है ना, ऐसे धीरे धीरे नहीं चलना है, पूरी स्पीड से जल्दी जल्दी चलना है। और पीछे से जैसी कोई आपको आवाज लगाए कि पीछे मुड़ो भाई, अबाउट टर्न, सडनली आपको स्विच करना है, मतलब एक कदम भी आगे ना बढ़े, आप तुरंत पीछे मुड़ जाए। तो आप कितनी स्पीड से ऐसे जल्दी से पीछे मुड़ेंगे? अभी ये टाइल्स वाला फ्लोर है तो मैं घूम सकता हूं आराम से, है ना। इसके जगह मिट्टी का फ्लोर होता है जिसमें पूरी मिट्टी जो है वो लगी मतलब होती है अगर नीचे, तो मुड़ने में दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे शूज और उस फ्लोर के बीच में जो वो मिट्टी होती है वो फ्रिक्शन ज्यादा होता है उसकी वजह से। तो फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से टर्न होने में दिक्कत जाती थोड़ा सा। और उसके बदले अगर रबर की फ्लोर होती तो पूरा रबर का, सॉफ्ट रबर का पूरा बना हुआ होता, तो मुड़ने में ज्यादा दिक्कत जाएगी। और रबर पे बढ़िया, वापस मुड़ने में तो कुछ टाइम लगेगा ही ना सर। बिल्कुल सही अनुपा। और वो फ्लोर के वजह से वो टाइम थोड़ा ज्यादा हो सकता है। फ्लोर की क्वालिटी जितनी खराब होगी आपको मुड़ने में उतना ज्यादा समय लगेगा। भाई नॉर्मली आप देखते होंगे कि टाइल्स वाली फ्लोर पे आप पूरा घूम जाते हैं स्पीड से, एकदम मस्त, है ना। आप एक बार घूमते हैं तो वो 2 बार और जो मोमेंटम बनता है आपसे, उससे 2 बार और घूम सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन आप यही अगर मैं आपको बोलूं कि सॉफ्ट रबर का फ्लोर है, एकदम सॉफ्ट रबर का एकदम जो है सेक्शन है, उस पर आपको घूमना है अचानक से, है ना। जैसे कि घरों पे रबर भी छोड़ दो, जैसे घरों पर गद्दे होते हैं कॉटन रुई वाले, उस पर आप चल रहे हो, उस पर अचानक से आपको कोई मुड़ने बोले, क्या आप उतनी फ्रीक्वेंसी से मुड़ पाएंगे जितना आसानी से आप टाइल्स पे मुड़ पा रहे हैं? नहीं, आपको दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है वहां आपके पैरों और उस गद्दे के बीच में। तो इनके साथ भी तो वही हो रहा है। इन लोगों को पहले ये रैंडमली अलाइन थे, जैसे कि आप चेयर पे बैठे हुए थे, फिर इनको किसी ने बोला कि भाई उठो और इस तरफ आओ, स्पीड से आओ, जल्दी से। एक डायरेक्शन में मैंने सप्लाई दी और मैंने बोला इधर आओ मेरी तरफ, सब आने लग गया जल्दी से। फिर सडनली मैंने बोला कि तुरंत वापस जाओ उधर। तो आइडियली मैं ये सोच के चल रहा हूं कि मेरे बोलते ही ये सब वहां वापस चले जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होगा नहीं। ये अलग अलग टाइप के मटेरियल के हिसाब से उतना जल्दी खुद को अलाइन कर लें उसकी चांस कम है। ये वापस से अपने आप को उतनी जल्दी अलाइन कर लें उसकी चांस कम है ना। अनुपा ने लिखा कि रफ सरफेस में ज्यादा टाइम लगेगा। वेरी गुड। एग्जैक्टली तो यही फिनोमिना इन विचारों के साथ भी होता है। तो इंटरनल जो इंटरमॉलिक्यूलर फ्रिक्शन है उसकी वजह से ये उतनी जल्दी घूम नहीं पाते हैं, जैसे हम लोग नहीं घूम पा रहे थे रफ सरफेस में। अब सरफेस कितना रफ है और कितना प्लेन है उस हिसाब से हमारे घूमने की फ्रीक्वेंसी रहेगी भाई। तो अगर बहुत अच्छा सरफेस है तो हम जल्दी अलाइन हो जाएंगे, हम जल्दी वापस से अलाइन हो जाएंगे एक डायरेक्शन में। सरफेस बहुत खराब है और रफ सरफेस है तो हमको अलाइन होने में दिक्कत जाएगी। जैसे इनके केस में अगर पुअर क्वालिटी का मटेरियल है, अगर ऐसा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो बहुत ही खराब क्वालिटी का है, तो उस कंडीशन में इसको वापस से रीअलाइन होने में दिक्कत जाएगी ना, इसको तकलीफ जाएगी वापस से रीअलाइन होने में। यही कंसेप्ट है इसके पीछे का, इसके पीछे का एग्जैक्टली यही कंसेप्ट है। दोनों एग्जांपल्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं पूरी तरह से। तो अगली बार इसको याद रखना हो तो आप खुद से एक फ्लोर पे वॉक करिएगा और तुरंत मुड़िएगा। मतलब सप्लाई की डायरेक्शन जैसे ही रिवर्स हो रही है आपको तुरंत टर्न होना है, मतलब इनको तुरंत रीअलाइन हो जाना है दूसरे दिशा में।
उसमें दिक्कत जाती है। आइडियली ये बोलने में बहुत अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली जब किया जाता है तो हमको समझ में आता है कि नहीं सर तुरंत कैसे हो पाएगा, मतलब तो फ्लोर पे डिपेंड करेगा ना। बहुत ही चिकना फ्लोर होगा तो या तो हम हो जाएंगे अलाइन या गिर जाएंगे, तो इसके साथ गिरने का कोई टेंशन नहीं है। ये लोग या तो अलाइन होंगे या थोड़ा सा समय लगेगा इनको अलाइन होने में, फोर्स थोड़ी ज्यादा लगेगी इनको मुड़ने में, ठीक है। यस, बिल्कुल सही अनुपा, बिल्कुल सही कि रीअलाइनमेंट जो है वो मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी जल्दी खुद को रीअलाइन कर सकता है, कितना कम फोर्स लेके वो अब आप सोचिए, अब आपको मुड़ने में ताकत तो लगाएंगे ना आप अंदर से, आप एक दिशा में चल रहे हैं और सडनली आपको आपका डायरेक्शन बदलना हो। आप लोग डिस्कवरी या एनिमल प्लैनेट देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि एक चीता जो है वो भाग रहा है अपने शिकार के पीछे पूरी स्पीड से, और सडनली वो जो हिरन है वो अचानक से अपना डायरेक्शन ऐसे तुरंत स्विच कर लेता है। तो ये लोग थोड़ा और दूर तक, मतलब ये लोग ब्रेक भी लगाते हैं तो थोड़ा दूर तक खिंच जाते हैं, फिर उसके बाद ये लोग टर्न मारते हैं, ठीक है। तो हमको पता है ना कि अगर हम एक डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं और अचानक से हमको डायरेक्शन बदलने बोला जाए तो दिक्कत जाएगी ना। जो फ्रिक्शन है जमीन के साथ, जो फ्रिक्शन है हमारा, वो बहुत ज्यादा एक्ट करेगा इस चीज में। तो उससे बचने के लिए ऊपर वाला स्लाइड दिखाऊं, हाँ, तो उस केस के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि आपकी फ्लोर जो है वो जितना कम स्टिकी होगी, जितना कम फ्रिक्शन वाली होगी, उतना जल्दी आप खुद को रिवर्स डायरेक्शन में मोड़ने के कैपेबल होंगे। एज अ ह्यूमन आपके गिरने का खतरा ज्यादा रहेगा उसमें, ठीक है, लेकिन यहां मॉलिक्यूल को ऐसा कोई खतरा नहीं होता है, तो वो जल्दी से खुद को रीअलाइन कर लेता है। तो आपको भाई उल्टे दिशा में जाने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स तो लगेगा ना, अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स देना पड़ेगा ना आपको, वही फोर्स इनको भी देना पड़ता है। अभी वही वाला फोर्स देंगे, आप लोग इसको लिख लीजिए फिर उसके बाद। हाँ रंजन, बिल्कुल, तो मैग्नेट के पोल को रिवर्स करेंगे, एग्जैक्टली वही तो कर रहे हैं, बस यहां पे ऐसा फिजिकली कोई मैग्नेट नहीं है, यहां इलेक्ट्रोमैग्नेट है। सप्लाई की दिशा को बदल के हम मैग्नेटिक फोर्स को बदल रहे हैं, क्योंकि यहां पूरा चीज किसके ऊपर हो रहा है, सोलेनॉइड के बेसिस पे हो रहा है। सोलेनॉइड कोई फिक्स मैग्नेट तो है नहीं, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो उसमें हम उसकी फील्ड को बदलना होगा, उल्टे दिशा में लाना होगा उसकी फोर्स को। तो क्या बदल सकते हैं, करंट की दिशा को बदल देते हैं, उसी से आधा काम हो जाएगा। बिल्कुल सही मनीष, बिल्कुल सही। चलिए, तो यहां तक लिख लिया आप लोग, आगे बढ़े। तो इस मैकेनिज्म से आपको समझ में आ जाएगा कि जो रिवर्सल हो रहा है वो क्यों इसको जीरो तक नहीं आने दे रहा है, क्यों सेम प्रोपोर्शन में, जैसे ही मैंने करंट को जीरो किया बी जीरो क्यों नहीं हो गया, पीछे चल रहा है, लैग कर रहा है भाई। ठीक है, एच तो जीरो हो गया सर, बी लैग कर रहा है। अब क्या करें, आपको थोड़ा ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा इसको वापस उल्टा घुमाने के लिए, ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा। कैसे देंगे ज्यादा फोर्स, स्टेप 3 बनाते हैं इसका, तीसरा स्टेप, इसका तीसरा स्टेप। 2 स्टेप लिख चुके थे, यहां से यहां तक का स्टेप बिफोर सैचुरेशन तक का, और अब इसका रिवर्सल का है ना, सप्लाई धीरे धीरे जब जीरो पे लाए तब का स्टेप लिख चुके थे। अब आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो रिटेंटिविटी बनी, हम लोगों ने लिखा कि O से X तक की जो रिटेंटिविटी है ये डिपेंड करेगी कि आपका मटेरियल कौन सा है। मटेरियल जो है, अभी आगे ये भी डिस्कस करेंगे कौन से मटेरियल में रिटेंटिविटी ज्यादा होगी, किसमें कम होगी, ठीक। तो आपके मटेरियल के हिसाब से इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा या कम हो सकती है। अब हमको इसको हटाने की जरूरत है, हमको ये रिटेंटिविटी नहीं चाहिए, इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव कैसे करेंगे, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि जब मैं H1 से वापस जीरो की तरफ आ रहा था, O की तरफ आ रहा था, तो मुझे दिखा कि B भी कम हो रहा है, ये भी रिड्यूस हो रहा है, बस सेम प्रोपोर्शन में नहीं हो रहा है। तो अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दूं तो ये ग्राफ ऐसे ही चलती जाएगी और कुछ देर के बाद खत्म हो जाएगी। तो वही करते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने क्या किया, सप्लाई को दूसरे डायरेक्शन में इंक्रीज करना शुरू कर दिया, जैसे एसी का सेकंड हाफ साइकिल। सप्लाई जैसे ही दूसरे डायरेक्शन में इंक्रीज होना शुरू हुआ, सप्लाई जैसे ही दूसरे डायरेक्शन में इंक्रीज होना शुरू हुआ, ये ग्राफ थोड़ी देर में नीचे आ गई लाइक दिस। और यहां पे एक पॉइंट मिला मुझे, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं, O से X तो हो गया, O से Y इधर हो जाएगा, O से M लिख देते हैं इसको। नाउ the magnetizing force is gradually increased in opposite direction which leads
to the elimination of retentivity of the core at O से लेके M। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लेते हैं जल्दी से। कहीं पे कोई भी डाउट तो बताइएगा। अच्छा, रिटेंटिविटी का दिखा दूं एक बार फिर से। अच्छा चलिए ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए, जैसे लिखना हो जाएगा मैं वापस से रिटेंटिविटी वाला दिखा दूंगा अभिषेक। ठीक है, अनुपा ने लिखा है कि सर स्क्रीन का ब्राइटनेस लेस होता है देन वीडियो ऑफ हो जाता है, अगर स्क्रीन को बार बार टच ना करने पर क्या करें सर? तो उसकी सेटिंग्स में जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं ना, है ना, ऐप में सेटिंग्स में जाके आप उसको बदल सकते हैं सर। और उसको अगर आप फुल स्क्रीन कर रहे होंगे तो ऐसा नहीं हो रहा होगा, मुझे लगता है शॉर्ट स्क्रीन में देख रहे होंगे तो ऐसा हो रहा है क्या, बताइएगा एक बार, है ना। तो चलिए यहां तक का पॉइंट हमको समझ में आया कि O से लेके H1 तक हम लोगों ने क्या किया, सप्लाई करंट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज किया। तो उससे हमको दिखा कि प्रोपोर्शनैलिटी होने की वजह से एक पर्टिकुलर लिमिट तक B भी साथ साथ इंक्रीज होगा, सैचुरेशन तक चला जाएगा एक पॉइंट के बाद। तो सैचुरेशन को नहीं स्टडी करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया, ग्रेजुअली धीरे धीरे इसको H1 से वापस O की तरफ लाया इस ग्राफ को, यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स को कम किया। कैसे कम किया, पूरा चीज तो करंट के ऊपर डिपेंडेंट है, करंट को धीरे धीरे कम करके। करंट धीरे धीरे जब कम हुआ तो हमको दिखा कि भाई बी जो है एक अलग ही पाथ ट्रेस कर लिया, तो फ्लक्स डेंसिटी कुछ अलग ही हमको मिली। जब करंट जीरो थी तभी भी कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म दिखता है हमको इस वजह से। ठीक है, तो इंटरनली जो फ्रिक्शन है इनके बीच का, इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन जो है वो इनको वापस से अलाइन होने नहीं देता है, इस वजह से एक लैग क्रिएट हो जाता है। ये वाला डन अभिषेक? अच्छा, आपको रिटेंटिविटी वाला देखना था ना, ये वाला लिखना था ना आपको। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। तो इस वजह से क्या होता है कि वहां पर एक लैगिंग का स्टेट क्रिएट हो जाता है, मतलब H तो जीरो पे पहुंच गया लेकिन B का जीरो पे पहुंचना बचा है। तो मैं टेक्निकली इसको अगर बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा, आई विल से कि B इज लैगिंग फ्रॉम H, यानी कि किसी भी सॉफ्ट आयरन पीस में या किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, मैं इधर हो जाता हूं, आप लिख लीजिए। तो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स से लैग करेगी। इस बात को याद रखिएगा, आगे चल के इस बात को कनेक्ट करेंगे हम लोग, आगे चल के इसी बात को कनेक्ट करेंगे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलेगा इससे। ठीक है, चलिए बाकी मैं पूरा पॉइंट आप लोग को एक बार फिर से समझाऊंगा जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा, पूरा शुरू से, यहां से जो हम लोगों ने शुरू किया था और वापस जिस भी जगह पे एंड करेंगे वो पूरा मैं एक बार फिर से बताऊंगा। ठीक है, अभी लिखने वाला काम खत्म कर लीजिए। ठीक है रंजन, बिल्कुल सर, एक बार फिर से बता दीजिए कि सैचुरेशन के बाद बैक क्यों हो जाता है, बैक क्यों हो जाता है? अच्छा ये वाला पूछ रहे हो सैचुरेशन के बाद का। हम सप्लाई करंट को धीरे धीरे कम कर रहे हैं, सप्लाई करंट को ना ग्रेजुअली हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो सप्लाई करंट जैसे जैसे कम करेंगे, H इज इक्वल टू NI/L का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा हुआ है, यानी H प्रोपोर्शनल टू I बोला है हम लोगों ने। तो करंट कम होगी तो H तो कम होगा ही होगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी कम होगा, और मैग्नेटाइजिंग फोर्स कम होगा तो ग्राफ नीचे जाएगी। एरो जो मैंने बनाया ना, एग्जैक्टली इसी एरो के हिसाब से इस ग्राफ का पूरा मूवमेंट आपको दिखेगा कि किस तरीके से ये ग्राफ बढ़ी और कैसे रिड्यूस हो रही है। ठीक है, ये पूरा चीज इसी एरो से ही आपको समझ में आएगा, तो इसलिए एरो एकदम ध्यान से बनाइएगा। डन, एकदम मस्त। चलिए बढ़िया, कॉइल वाला डायग्राम लास्ट में देखेंगे, है ना। हिराग ज्योति ने लिखा कि सर कॉइल वाला डायग्राम भी बता दीजिए। कॉइल का डायग्राम स्टार्टिंग में लिखे थे, ड्रॉ किए थे, आखिरी में जब मैं आपको पूरा रिवाइज करवाऊंगा इस टॉपिक को तो ऐसे ही बताऊंगा, कॉइल के साथ ही बताऊंगा उसी में। अब देखिए हुआ क्या, हमको समझ में आया कि O से लेके M तक का जो सेक्शन है, ये एक फोर्स लगाया ना हम लोगों ने, दिस इज व्हाट, दिस इज फोर्स। एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स है ये। तो हम लोगों को एक फोर्स लगाना पड़ा इस रिटेंटिविटी को हटाने के लिए। क्या नाम है इस फोर्स का, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस फोर्स के नाम पर, कि भाई आप जो फोर्स लगाए इस रिटेंटिविटी को खत्म करने के लिए, O से X तक की रिटेंटिविटी थी, और इसको एलिमिनेट करने के लिए आपने एक फोर्स लगाया फ्रॉम O टू M। व्हाट इज दैट फोर्स? सो O से लेके M तक का रीजन, इट शोज
the coercive force this is the force required to eliminate the residual magnetism in the core or retentivity इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब जो भी हम लोग लिख रहे हैं ना, इन सब में से थ्योरी क्वेश्चन बनता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इन सब में से बनते हैं। जैसे कि कोअर्सिव फोर्स क्या होता है, रिटेंटिविटी क्या होता है, बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है। बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल बताना ही है ना, आखिरी में एक बार मैं पूरा समराइज करके बताऊंगा। हाँ, अब लोग का आंसर भी आया था ना, यस, हिराग ज्योति ने लिखा कोअर्सिव फोर्स, वेरी गुड। चुनेश्वर कोअर्सिविटी बिल्कुल सही। दीप्ति कोअर्सिव फोर्स, अनुपा कोअर्सिव फोर्स, वेरी नाइस। मनीष, विवेक एकदम सही आंसर, राइट है, एकदम करेक्ट आंसर है आप लोगों का। ठीक है, कोअर्सिव फोर्स बोलते हैं। तो अभी हमको समझ में आया कि O से M तक हम लोगों ने जो फोर्स लगाया, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, किस चीज के लिए? इस रिटेंटिविटी को खत्म करने के लिए, इस रिटेंटिविटी को एलिमिनेट करने के लिए। आप देख सकते हैं इस M पॉइंट पे, आप देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, मतलब कोअर्सिव फोर्स के एंड होने पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की क्या वैल्यू रहती है? 0। इट्स वैल्यू इज 0। स्टेटमेंट समझ गए? इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन बनता होगा कि आपको पूछेगा कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट द एंड ऑफ कोअर्सिव फोर्स। कोअर्सिव फोर्स लगाना जहां बंद करेंगे वहां फ्लक्स डेंसिटी 0 हो जाएगी। जहां पे रिटेंटिविटी एंड होगी, जहां पर रिटेंटिविटी का फॉर्म होता है, या जहां पर हम सपोज कर लीजिए कि करंट की वैल्यू को ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, और जहां पर सैचुरेशन हो रहा है वहां पे बी मैक्सिमम होता है। जहां कोअर्सिव फोर्स एंड होता है वहां बी मिनिमम होता है, यानी इट इज एट इट्स 0 वैल्यू। हाँ, बीएच कर्व पूरा इंपॉर्टेंट है राहुल, बीएच कर्व ना पूरा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है इसके अंदर से, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन निकल के आते हैं। इंपॉर्टेंट तो इनफैक्ट अभी तक जो पढ़े वो सभी है ना, सारी चीजें वैसे ही प्लान्ड है कि सबसे क्वेश्चन आता है कुछ ना कुछ। तो इसको लिख लिए क्या आप लोग? इसको हटाएं, इसको हटाएं, यहां तक लिख लिए ना आप लोग? तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, इसको हटाते हैं। तो ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेकिन आपको इतने अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आप बिना कॉपी की थ्योरी देखे ही आप पूरी चीज समझा सको किसी को, इतना बेस्ट वे में आपसे बनना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अभी कहां तक पहुंच गए? हम लोग इस ग्राफ के तीसरे फेज तक पहुंच गए। तो पहला फेज जिसमें ग्रेजुअली हम लोग करंट को इंक्रीज किए बिफोर सैचुरेशन पॉइंट, अप टू सैचुरेशन। सेकंड फेज था कि जिसमें हम लोगों ने करंट को रिड्यूस करके 0 तक लेके आए, तो हमको दिखा कि रिटेंटिविटी हो रही है, भाई करंट 0 कर दिया बट कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म यहां पर है। तीसरा फेज हुआ इस ग्राफ का, जहां पे हम लोगों ने इस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को हटाने के लिए एक फोर्स अप्लाई किया इन अपोजिट डायरेक्शन, सप्लाई करंट की दिशा को बदल के। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो हम लोगों ने फोर्स लगाया, इसी को बोलते हैं हम लोग कोअर्सिव फोर्स, जो O से M तक डिनोट हो रहा है। तो अब जब हम नेगेटिव डायरेक्शन में गए, हम लोगों ने जब फोर्स का डायरेक्शन बदल दिया, तो हम लोग बोले एक काम करते हैं भाई, नेगेटिव पीक तक भी चलते हैं, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में भी तो ये कोर कहीं ना कहीं सैचुरेट होगा ना किसी पॉइंट पे, वहां तक चलते हैं। तो ये ग्राफ को अगर आगे एक्सटेंड किया जाए तो ये इस किसी एक पॉइंट पर जाकर के सैचुरेट हो जाएगी, किसी ना किसी एक पॉइंट पर जाकर सैचुरेट हो जाएगी। So the current is increased up to negative saturation। करंट लिखना उतना सही नहीं होगा, जितना ज्यादा सही होगा कि अगर आप इसको लिखें कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज इंक्रीज्ड। हालांकि हो तो करंट की वजह से रहा है, लेकिन मैग्नेटिक चीजों के बदलाव के हिसाब से ही मैग्नेटिक चेंजेस आपको दिखाएंगे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो होपफुली अभी तक तो आप सब लिख चुके होंगे करंट अपनी कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और ऊपर लिख लीजिएगा इसके जस्ट ऊपर कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स
और इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली मैग्नेटाइजिंग फोर्स तो करंट की वजह से आ रहा है ना, तो अल्टीमेटली हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, बट बोलने का तरीका है कि हम मैग्नेटिक चीजों के कंपैरिजन में ही मैग्नेटिक इफेक्ट को दिखाएं, बस इतने के लिए। चलिए देखते हैं। हाँ, सेकंड पेपर में पूछ सकता है दीप्ति, जो एसएससी के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए सेकंड पेपर में बीएच कर्व ही एक पूरे इस चैप्टर में एक ही थ्योरेटिकल टॉपिक बनता है, वो बीएच कर्व ही होता है। इसी की थ्योरी आपके साथ आ सकती है कन्वेंशनल पेपर में, तो ये आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो हम कहां पहुंच गए थे? हम लोग पहुंच गए थे कि ये ग्राफ को हम लोगों ने एक्सटेंड किया, इस ग्राफ को हम लोगों ने एक्सटेंड किया अप टू द नेगेटिव सैचुरेशन, और सेम पॉजिटिव सैचुरेशन की तरह नेगेटिव में भी हम सैचुरेशन को स्टडी नहीं करते हैं। सैचुरेशन को क्या करोगे आप स्टडी करके? मतलब इट इज ऑफ नो यूज। तो सैचुरेट होने से जस्ट पहले की वैल्यू पर ले जाकर के मैं इसको रोक देता हूं, यहां कहीं पे, ठीक, यहां तक लेके गए। अब क्या दिखा हमको? अब एक काम करते हैं, हम लोग सोचते हैं, है ना, इसके आगे हम लोग ये सोचते हैं कि अगर अब इस ग्राफ को मैं वापस जीरो पर लेके जाना चाहूं तो आइडियली ऐसा लाइन कुछ बनना चाहिए, ऐसा लीनियर जाना चाहिए इस ग्राफ को। लेकिन जब हम जीरो पे वाकई में लाने की कोशिश किए तो ये फिर से अलाइनमेंट की गड़बड़ी फिर से दिखी हमको। इसके अंदर क्या गड़बड़ी दिखी हमको? फिर से दिखा कि जब उन मॉलिक्यूल्स को वापस से रीअलाइन किए, जब इसको वापस जीरो पे लेके आया मैं करंट को, तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स पूरी तरह से अलाइन नहीं हो पाए। इनको अलाइन करने के लिए और फोर्स देना पड़ेगा हमको, और ज्यादा फोर्स चाहिए। अब और फोर्स कहां से लाएं? मतलब फिर सप्लाई की दिशा को बदलो। सप्लाई की दिशा बदलने के साथ फिर से ये ग्राफ ऐसा दिखेगा। मतलब O से M तक जो आपने यहां कोअर्सिव फोर्स लगाया, वैसे ही इधर से इधर O से N तक फिर आपको कोअर्सिव फोर्स देना पड़ेगा, और आगे आप और एक्सटेंड करोगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। आगे आप अगर और एक्सटेंड करते तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता। सो ये ग्राफ कुछ ऐसा चलता है, लाइक दिस, ऐसा। दिस इज द पॉइंट N, ठीक है, ये जो पॉइंट है दिस इज पॉइंट N, ऐसा कंडीशन है। ठीक है, रंजन ने पूछा कि सर बी को सैचुरेशन में जाने के बाद करंट सेल्फ डिक्रीज होता है या फिर हम लोग करते हैं? करंट सेल्फ डिक्रीज नहीं होगा रंजन, एक्चुअल में करंट को तो हम कंट्रोल कर रहे हैं ना, ऑटो ट्रांसफार्मर से हम लोग इसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, वो हमारे कंट्रोल में। तो हम फोर्स जितना चाहे लगा सकते हैं। देखिए, फोर्स लगाना मेरे हाथ में, मैं अगर एक किसी चीज को धक्का लगाऊं तो उतने ही फोर्स में हो सकता है कि वो डिस्प्लेस हो जाएगी। मैं इस दीवार को धक्का लगाऊं, कुछ नहीं होने वाला है, फोर्स मैंने दोनों जगह लगाया। और मैं इस दीवार पे और इंक्रीजिंग फोर्स लगा सकता हूं, कुछ नहीं होना है इसको, कुछ भी नहीं होना है इसको। तो बस एग्जैक्टली यहां पे भी हो रहा है, फोर्स की वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में। करंट को कंट्रोल करके हम फोर्स की वैल्यू कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन फ्लक्स डेंसिटी का बढ़ना या नहीं बढ़ना वो उस मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ऐसा है। तो बी जब सैचुरेट हो गया तो फिर आप जितनी मर्जी फोर्स लगाइए, आपको मैग्नेटिक फील्ड में अब उसके अलावा अब उससे ज्यादा कोई चेंज नहीं दिखेगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अब उससे आगे बढ़ेगी ही नहीं, ये केस होता है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक का पॉइंट क्लियर हुआ। ये पूरा का पूरा कर्व इस तरीके से काम करता है। तो दिस एंटायर कर्व इज नोन एज बीएच कर्व, इसी को हम बोलते हैं बीएच कर्व। तो आइडियली हमको दिखता है ऐसा कंडीशन होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ऐसा ग्राफ बनता है। अब ये बीएच कर्व में आप देखिए कि O से X और O से Y बोल लो आप इसको, अपोजिट डायरेक्शन में भी आपको दिखेगा कि O से लेके Y तक का जो रीजन है, दिस शोज रिटेंटिविटी इन नेगेटिव डायरेक्शन। रिटेंटिविटी इन नेगेटिव डायरेक्शन। सर इस रिटेंटिविटी को हटाने के लिए क्या किया आपने? इस रिटेंटिविटी को हटाने के लिए मैंने O से लेके N तक का कोअर्सिव फोर्स लगाया, कोअर्सिव फोर्स टू एलिमिनेट दिस रिटेंटिविटी। इसी के साथ आपका BH कर्व पूरा ग्राफ के साथ कंप्लीट होता है। ठीक है, अब एक बार मैं पूरा चीज रिवाइज करूंगा और इसके ऊपर के क्वेश्चन लेंगे जरा कि क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी तक तो सिर्फ टॉपिक देख रहे थे हम लोग, अभी इसमें और भी कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको जानना है। यहां तक कोई भी डाउट तो पूछते जाइए जल्दी से। सर करंट ज्यादा दे रहे हैं तो लॉस भी होगा तब? करंट ज्यादा नहीं दे रहे हैं, करंट को रिवर्स कर रहे हैं अभिषेक, हम लोग करंट का रिवर्सल कर रहे हैं। एक्चुअल में ये तो हमारा पाथ ही है ना, हम तो करंट को यहां से उल्टे दिशा में देना शुरू कर दिए,
तब तक ये बी जो है वो जीरो की तरफ बढ़ रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, बस वो जीरो की तरफ आ रहा था धीरे 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 धीरे। और एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फोर्स तक पहुंचने के बाद फ्लक्स डेंसिटी पूरी तरह से जीरो पे आ गया, और अब ये कुछ देर के बाद आगे बढ़ना शुरू हुआ। तो इतना डिले दिख रहा है हमको, एक्चुअल में लॉस नहीं है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स तो उतना चल रहा है हमारा। जो एक्चुअल जो कॉज है दैट इज द कॉज ऑफ डिले, यानी कुछ देर के बाद, मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स पहले लगा दिया और फील्ड कुछ देर के बाद क्रिएट हुआ, ऐसा सीन कुछ दिखाई देगा हमको। अच्छा, दीप्ति ने क्वेश्चन पूछा है कि सर OX एंड OY को हटाने की नीड क्यों हुई, अगर ना हटाएं तो क्या होगा, O से X और O से Y। ठीक है, एकदम बढ़िया सा मस्त सा क्वेश्चन है ये। नॉर्मली ये क्वेश्चन मैं पूछता हूं, है ना, नॉर्मली क्लास में ये क्वेश्चन मैं पूछता हूं स्टूडेंट से, जब कोई स्टूडेंट नहीं पूछता है तो आखिरी में ये वाला सवाल मैं पूछता हूं कि जरा आप लोग सोच के बताओ कि O से X और O से Y तक का जो रिटेंटिविटी था इसको क्यों हटाएं। ठीक है, चलिए अब आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो इसका आंसर मैं बता देता हूं, या चलो पहले आप लोग ट्राई करो, उसके बाद मैं बताऊंगा। चुनेश्वर ने पूछा है कि सर BH का कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज है क्या। डिस्कस करेंगे, पूरा कंप्लीट करते हैं फिर डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया बढ़िया सा, आप लोग सोचिएगा, है ना, यहां तक का लिख लिया होगा आप लोगों ने अगर, तो सब अभी बोर्ड के साइड देखिए और ध्यान से सोच के मुझे आंसर करिएगा कि O से X तक क्या था, रिटेंटिविटी था, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म यानी कि जब सप्लाई करंट को आपने जीरो कर दिया तभी भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड वहां पे बनी हुई है, तो ये तो अच्छा है ना, दिस इज अ गुड थिंग, ये तो अच्छा है, बिना सप्लाई दिए ही मैग्नेट मिल जा रहा है हमको, और क्या चाहिए। मतलब सप्लाई करंट जीरो है तो भी मैग्नेटिक इफेक्ट मिल रहा है आपको, तो इससे अच्छा और हो क्या सकता है भाई। कैपेसिटर जो है वो चार्ज स्टोर करके रखता है, और वो जब जरूरत पड़े तो आपको डिस्चार्ज होकर वो सप्लाई वापस दे सकता है। यहां पे भी मैग्नेटिज्म है हमारे पास, स्टोर्ड है, तो इसको हटाने के लिए मेहनत क्यों कर रहे हैं, वहां उसकी कैपेसिटेंस को तो हटाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता है, वो तो बेनिफिट है। यहां पे इस रिटेंटिविटी को हम लॉस की तरह कंसिडर करते हैं, वी कंसिडर इट एज अ लॉस। कारण क्या है, इट शुड बी गेन, ऐसे इस हिसाब से तो इसको गेन होना चाहिए ना, दिस शुड बी अ गेन। O से X तक, अरे वाह कितना अच्छा, करंट जीरो हो गई तो भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड मैंने बचा लिया। यहां पे बोलेगा कि देखो यहां पे भी करंट जीरो हो गई लेकिन मैंने कुछ O से Y तक का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो छुपा के रख लिया अपने पास, तो ये तो फायदा है, दिस इज अ गेन। लेकिन इसको लॉस बोलते हैं एक्चुअल में, टेक्निकली जब पढ़ेंगे आप किसी भी किताब में, तो दिस इज अ लॉस। क्यों, रीजन कोई सोच के बता सकता है क्या कि क्यों इसको बुरा कंसिडर करते हैं। तभी तो इसको हटाने के लिए फोर्स की डायरेक्शन लगानी पड़ी ना हमको, है ना। ये कर्व मैंगो की लीफ जैसा दिख रहा है, बढ़िया, बहुत ही अच्छा है ना, बहुत ही बढ़िया। तो अच्छा, चुनेश्वर ने लिखा कि सर मैंने गलत सवाल पूछ लिया, मुझे रेसिडुअल मैग्नेट के लिए पूछना था। अच्छा, आपको रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के लिए पूछना था कि उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ऐसा। ठीक है, करते हैं इसको डिस्कस, है ना। तो इसी के लिए मैं बोल रहा था कि ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को हटाने पे हम लोग क्यों तुले हुए हैं, ये भी तो जानना पड़ेगा, क्यों हटाना पड़ रहा है। अगर ना हटाएं तो छोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, क्यों फोर्स लगाना पड़े हमको उल्टे दिशा में, ना लगाएं तो नहीं लगाते हैं फोर्स, प्रॉब्लम क्या है। जल्दी से सभी लोग सोच के आंसर करिएगा, जल्दी से मस्त से सोच के आंसर करिए, देखते हैं आप लोग कितना दूर तक सोचते हैं इसके बारे में। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म हटा रहे हैं इसको हम लोग कोर्सिव फोर्स लगा के, O से M तक ताकत लगाना पड़ा, फोर्स लगाना पड़ा, तब जाके मैग्नेटिज्म खत्म हो गया। ठीक है, स्टेबल में लाने के लिए मनीष ने लिखा, ठीक है। क्या बात है अभिषेक, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। अभिषेक ने बिल्कुल सही आंसर दिया है इस कारण का, जो मैंने आप लोगों से कारण पूछा था ना कि O से X तक जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है इसको क्यों हटाना पड़ रहा है। तो अभी अभिषेक ने क्या आंसर दिया वो मैं नहीं बताऊंगा, बट आंसर एकदम करेक्ट है, वेरी गुड अभिषेक, नाइस, जोरदार। तारिक का आंसर भी एकदम सही आया हुआ है, तारिक का भी आंसर आ गया मेरे पास, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब यार आप लोग का थिंकिंग वाला पावर अब जोरदार है, थिंकिंग का पावर एकदम मस्त है। अच्छा, सही चीज
सही डायरेक्शन में सोच रहे हो आप लोग। नयन ने लिखा कि सर अगर h इज इक्वल टू 0 है तो b भी तो 0 होना चाहिए ना, होना तो चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है, लेकिन उसको हम जबरदस्ती 0 पे लाने के लिए फोर्स लगा रहे हैं उल्टे दिशा में। तो मेरा क्वेश्चन यही था नयन कि क्यों इसको 0 पे लेके आना, मतलब b जहां है रहने दो उसको वहीं पे। अच्छा है ना, कुछ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करके रखा है, करंट 0 हो गई, मतलब सप्लाई से आप डिस्कनेक्ट कर दिए तो भी आपका मटेरियल मैग्नेटाइज है। इससे अच्छी चीज और हो क्या सकती है? ये तो फायदे वाली बात है ना, ये तो फायदे वाली बात है कि हमको मुफ्त में बिना कोई बिजली खर्च किए हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल जा रहा है बाहर, तो अच्छा है, अच्छा है। दीप्ति ने लिखा बताइए सर, पहले आप लोग बताइए, उसके बाद। 2 लोगों का आंसर आ गया और एकदम सही आंसर है, तारिक का और अभिषेक का। बाकी लोग भी जरा सोच के आंसर करिए। मेरा क्वेश्चन क्लियर है ना कि मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? जो मैंने पूछा वो क्लियर है ना आपको कि क्या पूछा मैंने? मेरा क्वेश्चन सिंपल सही है कि ये रिटेंटिविटी को हटाने के लिए कोर्सिव फोर्स लगा रहे हैं उल्टे दिशा में, ना लगाएं तो क्या नुकसान है? नहीं लगाते ना, छोड़ देते हैं इस ग्राफ को ऐसे ही, मतलब O से X तक आने दो रेसिडुअल, बढ़िया है। करंट 0 हो गई, उसके बाद जो भी बचा वो फायदा, दैट इज अ बोनस। सप्लाई तो दे नहीं रहे हैं बट फिर भी आउटपुट बढ़िया हो रहा है। राहुल आपका कमेंट अभी दिख रहा है मुझे कि सर मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है आज का। दिख तो रहा है आपका कमेंट, तो मैंने रीड आउट भी किया कई बार, है ना। वैसे फिलहाल अभी एक ही कमेंट दिख रहा है आपका स्क्रीन पे मेरे। विवेक ने लिखा कि थोड़ा बफरिंग का इशू हो रहा है सर, न्यू चैट रूम क्रिएट होता है सर हर बार, कभी न्यू, अच्छा कभी न्यू चैट रूम क्रिएट हो जाता है। अच्छा, लॉस से बचाने के लिए रंजन ने लिखा, ठीक है। साक्षी ने लिखा कि सर नहीं लगाएंगे तो रीअलाइन कैसे होगा? नहीं लगाएंगे तो रीअलाइन कैसे होगा? ना करें, मतलब जरूरत क्या रीअलाइन करने की, छोड़ देते हैं। वो अलाइन नहीं है तभी तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना के रखा है आसपास में, बढ़िया है। चुनेश्वर, क्या बात है। नयन ने लिखा कि वो फ्रेश मटेरियल जैसा वर्क नहीं करेगा, बी 0 नहीं हुआ तो। सैचुरेशन को पॉजिटिव डायरेक्शन में लाने के लिए हिराग ज्योति ने लिखा हुआ है। नहीं, सैचुरेशन से उतना मतलब नहीं है, बात सैचुरेशन की नहीं है। मतलब सैचुरेशन हमारे लिए वैसे भी कोई काम का स्टेट नहीं है, मतलब इस समय तो आपका मटेरियल जो है वो यूजलेस हो जाता है, मतलब इस समय कोई काम का नहीं है हमारे लिए अभी फिलहाल, है ना। इसका मेन मुद्दे की बात ये, इसका मेन कारण ये होता है। इस ग्राफ को ऊपर करते हैं, दूसरे ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। थोड़ी इससे बड़ी ग्राफ बनाते हैं। देखिए डायरेक्ट से इसका रीजन है, इसका कारण आपको ग्राफ को ही देख के डायरेक्टली पता चल जाएगा। जैसे यहां पर B को मैं ट्रेस कर रहा हूं, B इन टेस्ला, और यहां पर मैं H को ट्रेस कर रहा हूं इन एम्पियर टर्न्स पर मीटर, ठीक है। और इस केस में देखिए ये पहुंच गया अपने सैचुरेशन के पॉइंट तक। सैचुरेशन तक हमको इसको स्टडी करना नहीं है तो हम यहां तक इसको स्टडी करते हैं, ठीक। देन उसके बाद जब मैंने इसको रिड्यूस किया तो यहां पर कुछ रेसिडुअल मिला, इस रेसिडुअल को हटाने के लिए मैंने फोर्स लगाया। इसके बाद हम पहुंच गए सैचुरेशन तक। सैचुरेशन से वापस आए तो फिर से उतना ही फोर्स दिख रहा है हमको, देखिए सैचुरेशन से वापस आए तो फिर से उतना ही फोर्स दिख रहा है। इसको हटाने के लिए मतलब फिर से उतनी रिटेंटिविटी हमको दिख रही है, और इसको हटाने के लिए फोर्स, इस फोर्स के बाद फिर से वापस H। तो ये पूरा ग्राफ ऐसा चलता रहेगा लगातार, ये पूरा ग्राफ ऐसा चलता रहेगा। अब सोचिए कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वो वैल्यू है जिस पर कि वो सैचुरेट हो जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की ये वो हाईएस्ट वैल्यू है जिस पे ये सैचुरेट हो जाएगा। तो मतलब अगर आप O पॉइंट से शुरू किए और अभी X पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, अब ये फिनोमिना तो हर उस डिवाइस में होगा जिसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन का या कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कोर लगा होगा और जो AC सप्लाई पे काम कर रहा है। ऐसे सबके अंदर होना चाहिए वाला फिनोमिना, अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट, ठीक है। ध्यान से देखते जाएगा पूरा चीज, है ना, पूरा चीज देखते जाएगा। ये फिनोमिना हर मटेरियल के अंदर है, चाहे आपके घर का फैन हो, कूलर हो, AC हो, मोटर हो पानी का, ये जितने भी ऐसे मशीन्स हैं, ये जितने भी मशीन्स हैं, ये सब एक्सपीरियंस करेंगे इस टाइप का सैचुरेशन। तो अब समझिए कि हमको सैचुरेशन तक लेके नहीं जाना है। हम लोगों ने यहां पे सप्लाई करंट को धीरे धीरे क्या किया, 0 कर दिया है। H ग्रेजुअली मैंने कम किया, करंट को धीरे धीरे रिड्यूस किया और H आ गया 0 पे। लेकिन स्टिल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपको O से लेके X तक रेसिडुअल दिखेगी कि नहीं दिखेगी?
बिल्कुल होगी सर। अब देखिए इसका सैचुरेशन पॉइंट कहां पे है, दिस इज इट्स बी नॉट। इतना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बिना करंट के प्रेजेंस के भी इसके अंदर रह जाएगा, करंट नहीं है तभी भी इतना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म दिख रहा है आपको। अब क्या होगा, दोबारा जब मैं उसी पंखे को फिर से चालू करूंगा, पहली बार मैंने स्विच चालू किया और जब फैन का स्विच बंद किया तो ये ग्राफ यहां पे आके रुकी। सेकेंड टाइम जब मैं फिर से फैन का स्विच चालू करूंगा तो आपको क्या लगता है उसकी ग्राफ ओ से शुरू होगी कि एक्स से शुरू होगी? इसी में बस आंसर है पूरे क्वेश्चन का। इसका जो आप आंसर दे दोगे तो यही आंसर है उस पिछले सवाल का भी, समझे? तो नेक्स्ट टाइम जब आप फैन का बटन दबाओगे ना तो वो यहां से शुरू नहीं होगा, ये ओ से नहीं शुरू होगा। अगर ओ से शुरू होता तो आपके पास काफी समय रहता कि करंट के बढ़ने के साथ साथ फील्ड बढ़ती जाती और अच्छा स्पीड से फैन घूम रहा होता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये ग्राफ आपका ओ से नहीं एक्स से शुरू होगा दोबारा। प्रॉब्लम ये है क्योंकि इतना तो ये स्टोर करके बैठा हुआ है पहले से, इतना तो ओ से लेके एक्स तक का तो फील्ड ये स्टोर कर बैठा है पहले से, तो ये क्यों ओ से शुरू होगा? इतना तो है इसके पास, ये एक्स से शुरू होगा और एक्स से बहुत करीब है सैचुरेशन। ये स्टार्ट होगा और जैसे ही आप थोड़ा सा फोर्स बढ़ाएंगे तुरंत सैचुरेट हो जाएगा। तो पहले इस H1 फोर्स पे सैचुरेट हो रहा था, इस बार हो सकता है कि H0 फोर्स पर ही ये पहले ही सैचुरेट हो जाए, क्योंकि ये तो बैठा ही हुआ है ऑलरेडी हायर वैल्यू पे और इसको हायर से हाईएस्ट पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो यहां से B0 तक पहुंचना इसके लिए बहुत डायरेक्ट थिंग है। अगली बार जब आप फिर से स्विच को बंद करेंगे तो ये ग्राफ यहां कहीं पे आके स्टोर हो जाएगी, रुकेगी। मान लो इसका नाम मैंने Z रख दिया। अगली बार जब आप स्विच बंद करेंगे फैन का तो ये एक लेवल और ऊपर चला जाएगा। तीसरी बार जब आप चालू करें या चौथी बार जब आप चालू करेंगे फैन का स्विच तो हो सकता है कि आपका कोर ऑलरेडी सैचुरेशन मोड से स्टार्ट होगा। यानी अब क्या हो रहा है पता है, अब आपका कोर कम मैग्नेटाइजिंग फोर्स में भी सैचुरेट हो जा रहा है। तो जब मैग्नेटाइजिंग फोर्स कम है तो क्या लगता है पंखा अपनी मैक्सिमम स्पीड पे घूमेगा क्या? किसी हाल में नहीं घूमेगा। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी समझे ये वाला पॉइंट, इसी की मैं बात कर रहा था कि अब क्या होगा कि धीरे 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 ये अपने सैचुरेशन के करीब पहुंचता जाएगा। अगर आपने इसको सही समय पे हटाया नहीं ना, ये वाली ग्राफ का जो ये पार्ट है ये मैं अगर नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, ये हिस्सा मैं ड्रॉ ही नहीं कर रहा हूं मान लीजिए, ठीक है, ये सब हिस्सा मैं बना ही नहीं रहा हूं, बस ग्राफ का इतना ही हाफ देखिए, इतने समझ में आ जाएगा आपको। तो आप देखिए कि पहले H1 मैग्नेटाइजिंग फोर्स पे ये सैचुरेट हो रहा था, अब ये घट के H0 फोर्स पे ही सैचुरेट हो जा रहा है, जल्दी सैचुरेट हो रहा है। उसके अगली बार ये हो सकता है कि H डैश की मैग्नेटाइजिंग फोर्स पे तुरंत ही सैचुरेट हो जाए और अगली बार 0 पर ही ये सैचुरेशन के स्टेट पे रहे, ऑलरेडी सैचुरेशन के स्टेट पे रहे। मतलब कि आप अगली बार जब फैन का बटन दबाएंगे तो हो सकता है फैन घूमे ही ना, हो सकता है फैन घूमेगा ही नहीं। एग्जैक्टली अभिषेक, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हमको ये जो रेसिडुअल है ना, ये इतना जो पोर्शन है ये नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जब मैं ये बटन बंद करूं पंखे का तो ये ग्राफ वापस से अपने जीरो स्टेट पर पहुंच चुकी रहे पहले से, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम स्विच चालू करूं तो ये यहां से शुरू होना चाहिए ना ग्राफ। तो धीरे धीरे क्या होगा, H इंक्रीज होता जाएगा, H से B की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब अच्छा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, फैन ज्यादा स्पीड से घूमेगा। लेकिन अगर ये फैन को चालू करते ही जैसे ही मैंने थोड़ा सा सप्लाई बढ़ाया तुरंत सैचुरेट हो गया, तो फैन कभी उतनी इंटेंसिटी डेवलप ही नहीं कर पाएगा जितने उसकी मैक्सिमम की कैपेबिलिटी है, और फिर वो कभी उतने स्पीड पे घूम ही नहीं पाएगा। ये प्रॉब्लम है एक्चुअल में, ये इसके पीछे का रीजन होता है। इसीलिए हमको ये जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है ना, ये उतना पसंद नहीं होता है। हम लोग नहीं चाहते कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रहे। इसको खत्म करने के लिए भले फोर्स लगाना पड़े, लेकिन फोर्स लगाते हैं हम लोग O से लेके M तक का फोर्स, यही फोर्स इसको एलिमिनेट करता है, 0 पर लेके आता है। तो ये इसकी कंडीशन होती है। बताइए पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया यहां तक? बिल्कुल सही, एग्जैक्टली राहुल, है ना, फ्लक्स डेंसिटी मैक्स पाने के लिए खत्म करते हैं, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही राहुल, है ना, राहुल मौर्य का भी आंसर बिल्कुल सही है कि वो वाला कर्व एक ही बार बनता है, वो भी फ्रेश मटेरियल होता है तब, उसके बाद नहीं बनता। बिल्कुल सही, राइट। तो अब ये जो कंडीशन है ना, जहां पे हमको दिख रहा है B इज लैगिंग फ्रॉम H, ये जो कंडीशन है जहां पे आपको दिखता है कि B इज लैगिंग फ्रॉम H, इसके बारे में लिख लेते हैं। हियर we can observe that
B lags from H, this lagging nature of magnetic flux density with respect to the magnetizing force is known as हिस्टेरिसिस। इसी लैगिंग नेचर को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस। ठीक है, इसी लैगिंग नेचर को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस। तो दिनेश ने पूछा कि सर तो फैन में कैसे देते हैं रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, फैन में कैसे देते हैं हम रिवर्स डायरेक्शन में। एक्चुअल में सप्लाई का रिवर्सल अपने आप ही हो जाता है एसी के वजह से। जो अल्टरनेटिंग करंट हम दे रहे हैं है ना, उसमें उसका रिवर्सल लगातार चल रहा है एकदम। तो वो अपने आप ही पीक पे भी जा रही है, जीरो पे भी आ रही है और फिर नेगेटिव डायरेक्शन पे भी जा रही है, फिर नेगेटिव में भी पीक तक जा रही है। तो नेगेटिव पीक के भी समय हो सकता है कि सैचुरेशन के आसपास पहुंच जाए इसका कोर, तो वो घूमता रहेगा, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं जाएगा, है ना, उसमें इस तरीके का कोई इशू नहीं जाएगा। और उसको जो इनिशियल स्टार्टिंग टॉर्क की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कैपेसिटर दिया हुआ है उसके अंदर ऑलरेडी। तो कोई भी रोटेटिंग मशीन आप देखते होंगे उसके साथ कंडेंसर जो है पैरेलल में जरूर लगा रहेगा। पैरेलल में कैपेसिटर या कंडेंसर जो है वो लगा ही रहेगा। ठीक है, तो वो जो इनिशियल स्टार्टिंग टॉर्क की हमको जो ज्यादा जरूरत पड़ती है, शुरुआती करंट जो उसको ज्यादा रिक्वायर्ड रहती है, टॉर्क का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, टाउ इज इक्वल टू 5 IA अपॉन 2 पाई a। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से आप देखेंगे कि IA की रिक्वायरमेंट वहां पे ज्यादा रहती है। तो इनिशियल जो स्टार्टिंग टॉर्क जो उसको हाई चाहिए या स्टार्टिंग करंट जो उसको शुरुआत में ज्यादा चाहिए टॉर्क बनाने के लिए, वो ड्रॉ कर लेता है फ्रॉम दैट कैपेसिटर। कैपेसिटर के डिस्चार्ज से उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। लेकिन फिर भी कई बार देखते होंगे कि आप घर का मोटर भी चालू करते हैं तो सप्लाई थोड़ी सी डिम होती है, हल्की सी बट एक्सपीरियंस जरूर होती है ये चीज। तो ये इसी वजह से होती है। वो लोड बड़ा है, फैन चालू करने में ऐसा नहीं होगा, बट कोई हैवी लोड जब आप जब स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, थैंक यू सो मच दीप्ति। सर फैन, हाँ ठीक है, तो अभी क्लियर ना कि फैन कब नहीं घूमेगा। हिराग ज्योति ने पूछा कि सर फैन कब घूमेगा। देखिए, फैन कब नहीं घूमेगा, फैन तब नहीं घूमेगा जब ये सैचुरेशन पे पहुंच जाएगी इसकी कोर। अब इसके अंदर अगर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म छोड़ दोगे आप, तो जब स्विच चालू करोगे ना तो वो ग्राफ यहां से शुरू होगी, यहां से जैसी शुरू होगी तुरंत सैचुरेट हो जाएगा, फैन घूमेगा ही नहीं। एक पॉइंट के बाद हो सकता है कि ये जब स्विच ऑन ऑफ करते करते आप इसके सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच जाओ, फैन घूमना बंद हो जाएगा। अगली बार जब आप स्विच का बटन दबाएंगे फैन का तो चलेगा ही नहीं वो फैन। ये केस है इसका। तो इसी कंडीशन को बी लैगिंग फ्रॉम एच की जो कंडीशन है इसी को बोलते हैं हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस क्यों बोलते हैं? हिस्टेरिसिस इज फ्रॉम द वर्ड हिस्टेरीन। एक्चुअल में जो वर्ड था वो था हिस्टेरीन। हिस्टेरीन वर्ड का मतलब ही होता है लैग बिहाइंड। ठीक है, जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद ये लैटिन वर्ड था, लैटिन या ग्रीक में से कोई एक वर्ड था ये। ठीक है, इधर इट इज अ लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूं ये चीज को बिकॉज मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो इधर इट वाज लैटिन और ग्रीक। तो उस उनके भाषा में हिस्टेरीन शब्द का मतलब होता है लैग बिहाइंड, पीछे चलने को हिस्टेरीन बोलते हैं। और इसी से इसका नाम पड़ा हिस्टेरिसिस, इसी से इसका नाम पड़ा हिस्टेरिसिस। तो हिस्टेरिसिस का फिनोमिना एक्चुअल में मॉलिक्यूलर रीअलाइनमेंट के ऊपर बेस करता है। एग्जाम में एक सवाल आया हुआ था कि गिवन टाइप के लॉसेस में कौन सा लॉस है जो मॉलिक्यूलर रीअलाइनमेंट के ऊपर बेस करता है, तो उसका करेक्ट आंसर है हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक है, नीचे वाली लाइन को एक बार फिर से बता दूं। ठीक है, बता देता हूं मैं एक बार। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं लास्ट वाली लाइन को। देखिए लिखा हुआ है हियर वी ऑब्जर्व दैट बी लैग्स फ्रॉम एच, मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है एच से पीछे चल रही है। कैसे? एच 0 पे चला आया,
लेकिन फ्लक्स डेंसिटी का जीरो होना बचा है, ये कुछ देर के बाद जाके जीरो पे आई। तो इसी से हमको समझ में आता है कि बी जो है फ्लक्स डेंसिटी वो एच से पीछे चल रही है, लैग कर रही है। इसी पीछे चलने वाली आदत को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस। इसी पीछे चलने वाली जो नेचर है, इसी यही जो फिनोमिना है, ये कहलाती है हिस्टेरिसिस लॉस। लॉस क्यों बोलते हैं अब आपको ये समझ में आ गया, क्योंकि इसको मैं हटाऊंगा नहीं तो ये लॉस की तरह बिहेव करेगा। ठीक, किसी भी मटेरियल के अंदर देखो आपको एक्सटर्नल कोर्सिव फोर्स लगाना पड़ रहा है इस रेसिड्यूअल को भगाने के लिए। अच्छा, लॉस और क्यों इसको बोल रहे हैं हिस्टेरिसिस लॉस का मतलब और क्या हो गया कि भाई इनकी रीअलाइनमेंट को सुधारने के लिए हम चाहते हैं कि जिस मोमेंट पे करंट चेंज हो, जैसे ही करंट का रिवर्सल हो, इनकी मॉलिक्यूलर जो अलाइनमेंट है वो तुरंत के तुरंत बदल जानी चाहिए, तुरंत, विदाउट एनी डिले। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता ही नहीं है। फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक जितने भी मटेरियल्स हैं, इनमें जब जब आप देखोगे इनके अलाइन होने में थोड़ा सा लैग आपको जरूर दिखाई देगा, थोड़ा सा लैग दिखेगा। ये लैग क्यों हो रहा है? इनके इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर फ्रिक्शन की वजह से ऐसा लैग हो रहा है। इसको सर सुधार कैसे सकते हैं? क्या हिस्टेरिसिस लॉस को फुल्ली स्टॉप किया जा सकता है? इज इट पॉसिबल? है ना, इसीलिए हिस्टेरिसिस लॉस को कंसीडर करते हैं ना। एग्जैक्टली मशीन्स जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं ना कि हिस्टेरिसिस लॉस हो रहा है किसी मटेरियल के अंदर, कोर के अंदर ही होता है। और कब होता है? जब रिवर्स या जब चेंजिंग नेचर की जब फील्ड प्रोवाइड होती है तब, या चेंजिंग नेचर का जब सप्लाई प्रोवाइड होता है तब। क्यों? क्योंकि आप देखिए जब चेंजिंग नेचर का सप्लाई होगा तभी तो इस तरीके की ग्राफ ऐसे फॉर्म होगी ना। कांस्टेंट सप्लाई पे कैसे बनेगा? हिस्टेरिसिस लॉस क्या डीसी सप्लाई पे ऑकर हो सकता है क्या? सोच के बताइएगा एक बार, है ना। हाँ, अभी ऑब्जेक्टिव पूछने वाला हूं मैं अभिषेक, तो इसलिए मैंने पूछा कि पहले आप लोग को जहां जहां पे भी लगता है, जहां पे भी डाउट लगता है, पहले वो पूछ लीजिए। पहले आप लोग क्लियर हो जाएंगे, हाँ सर ये अच्छे से समझ में आ गया। जब आप लोग ये बोलेंगे तब फिर मैं एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, उससे पहले नहीं। नयन, ग्रीक है ना, लिखवा देता हूं मैं यहाँ पे, है ना, ग्रीक वर्ड है। फिर नयन ने शायद सर्च किया होगा, तो नयन ने अभी बताया कि वो ग्रीक वर्ड है ना। मैं थोड़ा सा, मुझे याद नहीं था कि वो ग्रीक है कि लैटिन है, इसलिए मैंने लिखा नहीं इस पे। सो इट इज अ ग्रीक वर्ड, ठीक है। हिस्टेरीन ग्रीक वर्ड, ठीक है। तो पुराने भाषा के हिसाब से हिस्टेरीन का मतलब ही होता है पीछे चलना। तो यहां चूंकि बी जो है एच से पीछे चल रही है लगातार, इस वजह से ये कंडीशन जो है वो ऐसा होता है ना। तो अनुपा ने लिखा कि नो सर, ठीक है। विवेक ने लिखा नो सर, ठीक है। सोच के बताइएगा। क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या डीसी सप्लाई पे हिस्टेरिसिस होगा कि नहीं होगा? डायरेक्ट करंट सप्लाई पे हिस्टेरिसिस विल बी देयर और नॉट? दिनेश ने लिखा कि सर सैचुरेशन पर तो फुल स्पीड पर चलना चाहिए ना। एग्जैक्टली सैचुरेशन के स्टेट पर वो एक कांस्टेंट स्पीड अटेन कर लेगा, अब उससे ऊपर नहीं जाएगा वो। अब वो उसकी मैक्सिमम स्पीड रहेगी, उससे आगे जाएगा ही नहीं। अब आप फोर्स कितना भी बढ़ा लीजिए, फैन अब की फैन अपनी पीक स्पीड पे चल रहा है। आखिरी में बस यही होगा कि फोर्स बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? करंट बढ़ा रहे हैं। और करंट जब बढ़ाएंगे तो आपका फैन जो है उसकी वाइंडिंग जल जाएगी। तो मतलब जब हम उसके एक्चुअल सप्लाई या रेटेड जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा सप्लाई अगर देने लग जाएंगे उसको, तो मैक्स टू मैक्स यही होगा कि वो फैन जल जाएगा, उसकी वाइंडिंग्स जल जाएंगी। लेकिन क्या ऐसा होगा कि हम करंट बढ़ाते जाएं और वो फैन घूमता चला जाए और स्पीड बढ़ाता जाए बढ़ाता जाए बढ़ाता जाए? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। जैसे ही उसका कोर सैचुरेट होगा, वो जिस स्पीड पे है वो बस उसी स्पीड तक रहेगा, वो उसके आगे की स्पीड पे नहीं जाएगा। हाँ, यहां से ऑटो ट्रांसफार्मर को घुमाते घुमाते, उसके नॉब को रोटेट करवाते करवाते आप उस फैन को देने वाली सप्लाई करंट बढ़ाएंगे, डेफिनेटली आप बढ़ा रहे होंगे। लेकिन अब फैन इससे ज्यादा स्पीड पे नहीं घूमेगा जितने पे वो घूम रहा है। अगर अपनी सैचुरेशन स्टेट को अटेन कर लिया उसका कोर, तो अब उसके आगे कोई स्पीड नहीं अटेन करेगा वो, है ना। ये कंडीशन होती है। नहीं होगा डीसी पे वर्क। अभिषेक ने लिखा कि डीसी में नहीं होगा सर, बिकॉज फ्रीक्वेंसी जीरो। दीप्ति ने लिखा नो, ओनली एसी। नयन ने लिखा कि सर अगर हम सैचुरेशन तक नहीं जाएं, उसके पहले ही हम कम कर दें तो क्या होगा? यहां तक नहीं जाते, यहीं पर रुक जाते हैं, ठीक, इसी पॉइंट पर रुक जाते हैं। मान लीजिए यहां पर रुक गए, इस जगह पे। ऐसा जो जो भी डाउट है आप पूछिए, तब तो क्लियर होगा,
है ना, ये ग्राफ को वहां तक बढ़ाते ही नहीं है, कम करते हैं, ठीक। अगर इसको मैंने पूरा पीक तक जाने नहीं दिया और जब इसको मैं रिवर्स करूंगा, यानी जब सप्लाई जब रिवर्स होगी, तो हो सकता है इसका ग्राफ सेम प्रोपोर्शन में नीचे आएगा पिछले वाले केस के जैसा ही, लेकिन चूंकि ये अपने मैक्सिमम तक गया ही नहीं, इसलिए ये उतना ऊपर नहीं रहेगा। ये ग्राफ में बी की वैल्यू थोड़ी सी कम हो सकती है। तो जब पीक तक नहीं जाने दे रहे हो या सैचुरेशन तक इसमें सप्लाई नहीं दे रहे हो आप, तो जब उसको रिवर्स करोगे तो बी भी उतना नहीं रहेगा जितना पिछली बार था। द वैल्यू ऑफ बी विल ऑल्सो रिड्यूस। बट मेन मुद्दे की बात है कि हम चाहते हैं कि ये अपना पीक परफॉर्मेंस दे, उसके बाद हम इसको रिड्यूस करें। तो पीक परफॉर्मेंस भी आप इससे नहीं ले रहे हैं और हालांकि पीक लॉस भी नहीं हो रहा है उस केस में। ये दोनों चीजें होंगी, ठीक है। हाँ जी, तो डीसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना, डीसी सप्लाई पर। डीसी सप्लाई के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बताइएगा जरा। रेसिडुअल फ्लक्स कम रहेगा, अभिषेक बिल्कुल सही, राइट है। दिनेश बताइएगा डीसी में होगा कि नहीं होगा। राहुल ने लिखा कि लाइट अक्सर जैसे कट हो जाती है सर, वैसा होगा सर नॉन पीक परफॉर्मेंस पे। देखिए, लाइट कट हो जाए या जैसा भी केस हो, आपने फैन को जैसे जिस इंस्टेंट पे आपने ऑन किया ना, आपके घर पर आने वाली एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, यानी ये जो 1 साइकिल है ना, अगर सीआरओ में आप इसको देखेंगे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में, तो ये ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको, कुछ रिपल्स रहते हैं, अदरवाइज ऐसा दिखता है। तो 50 हर्ट्ज बोलने का मतलब है कि 50 साइकिल्स पर सेकेंड, ऐसे 50 साइकिल्स एक सेकेंड में आपके घर में आने वाली जो एसी सप्लाई है वो ट्रेवल कर रही है, ठीक है। प्लस माइनस 3%, और इसको डिटेल में अगर आप लिखो तो प्लस माइनस 3% आप बोल सकते हो, इतना ही वेरिएशन होता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हिसाब से अगर आप इसमें पढ़े हैं तो आपको पता है कि 3% से ज्यादा वेरिएशन अलाउड ही नहीं है। तो 3% के अंदर ही वो लोग, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है आपकी, वो 3% का ही वेरिएशन मेंटेन करती है, मैक्स टू मैक्स, ठीक। तो ऑन एन एवरेज भी अगर मैं बोलूँ, अगर एक स्टैंडर्ड डेटा को भी लेके हम बात करें तो 50 साइकिल पर सेकंड तो जरूर से हो रहा है। तो जिस इंस्टेंट पे आपने जैसी स्विच चालू किया, अब आप सोचिए कि तुरंत ही वो 50 साइकिल कंप्लीट भी कर लेगा अपना, तो मतलब वो अपनी पीक तक तो जा ही रहा है। करंट की पीक वैल्यू तक, जो भी उसकी पीक वैल्यू होगी, उस हिसाब से आपके फैन का जो वो होगा, जो कोर होगा, वो अपने हिसाब से उसकी सैचुरेशन तक पहुंचने से पहले की जो वैल्यू होगी वहां तक उसकी करंट पहुंचेगी, फिर ग्रेजुअली रिड्यूस होगा तो ये ग्राफ भी आपका ऐसे ही जाएगा, ऐसा रिड्यूस होगा, कुछ रेसिडुअल बनेगा, फिर यहां से अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स लगाएंगे हम लोग तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, यहां के सैचुरेशन तक आएगा। जरूरी नहीं है सैचुरेशन तक आना, जरूरी नहीं है कि आपका कोर, फैन का घर में जो फैन है उसका कोर हर बार सैचुरेशन पे जाए, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। हो सकता है कि उसकी डिजाइन इस तरीके से की गई हो कि लेस देन सैचुरेशन की वैल्यू तक ही हम उसको लेके जाते हैं, पूरा सैचुरेशन तक नहीं लेके जाते हैं, ठीक है। तो पूरे सैचुरेशन तक लेके जाएंगे तो और ज्यादा तेज घूम सकता है आपका फैन। इसीलिए कभी देखिएगा घर में अगर अचानक से सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज होता रहता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, कभी अगर फ्लक्चुएशन होगा तो अचानक से आपका फैन थोड़ा और तेज घूमने लग जाएगा। यानी फैन का नॉब जब आप नंबर 5 पे सेट करके रखे हैं, फुल पे, तो जितनी स्पीड से घूम रहा है थोड़ा सा और स्पीड तक जाना पॉसिबल होता है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल आपके घर का पंखा जो है वो सैचुरेशन मोड तक नहीं गया है, लेस देन सैचुरेशन के स्टेट पे ही कंपनी ने उसको सेट करके रखा हुआ है, तो वो नहीं पहुंच रहा है उस वैल्यू तक, ये कंडीशन है, ठीक है। हाँ अच्छा, डीसी वाले क्वेश्चन का आंसर ना, यस, डीसी वाले क्वेश्चन का आंसर, डीसी वाले क्वेश्चन का आंसर, तो भाई देखिए सप्लाई का रिवर्सल होना जरूरी है। सप्लाई अगर रिवर्सल नहीं होगी तो इशू है ना, सप्लाई का रिवर्सल इज नेसेसरी। हिस्टेरिसिस जो होता है, आगे इसका फॉर्मूला भी हम लोग लिखेंगे, हिस्टेरिसिस का फॉर्मूला। तो हिस्टेरिसिस के फॉर्मूले में भी आप देखेंगे कि वो डिपेंड करता है सप्लाई की फ्रीक्वेंसी के ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सीधे सीधे। तो अगर मैं सप्लाई फ्रीक्वेंसी 0 कर दूं तो नेट हिस्टेरिसिस लॉस ही सीधे 0 हो जाएगा, सीधे कांस्टेंट रहेंगी, फिर सारी चीजें सीधे कांस्टेंट रहेंगी सारी चीजें। तो इट ऑकर्स, कौन, हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, it occurs only on
वेरिंग सप्लाई, मतलब एसी, नॉट ऑन डीसी। ठीक है, तो हिस्टेरिसिस जो है ना, अब सुनते हैं हम लोग बहुत शुरू से हैं यार। मुझे लगता है आप लोग 12th में तो सुना ही होगी, 11th-12th से आप लोग सुन रहे होगे। ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं हम लोग, 12th में जाके भले पढ़ते हैं। हिस्टेरिसिस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कुछ मैग्नेटिज्म वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां से हिस्टेरिसिस, एडी करंट ये लोग निकल के आते हैं ना। तो सुनते तो तब से आए, बट इसके अंदर होता क्या है, एक कोई मटेरियल, अगर मेरे पास अगर ये कंडक्टर है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मान लीजिए, इसमें अगर मैं बोल रहा हूँ हिस्टेरिसिस हो रहा है, तो क्या हो रहा है? क्या हिस्टेरिसिस सिर्फ एक फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला तो 2 सेकंड का है, मैं अभी लिख दूंगा, आप लोग उसको कॉपी में नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। एक एक चीज का मैं मीनिंग बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज क्या होती है, स्टीनमेट्स कांस्टेंट क्या होता है, केएच क्या होता है, वो सब हम लोग उसको नोट कर लेंगे, याद हो जाएगा, खत्म। लेकिन हिस्टेरिसिस में उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें। हिस्टेरिसिस क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस कंडीशन पे हिस्टेरिसिस हो रहा है, अगर इस कंडीशन पे ये रेसिडुअल आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है ना, जिसके लिए हम लोगों ने ये पूरा अलाइनमेंट का केस देखा था कि ऐसा अलाइनमेंट में चेंजेस आता है इनके। तो ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप जब पूरा रूट लेवल से चीजों को जानेंगे तो आपसे कंफ्यूजन होने का चांस ही नहीं रहेगा, आपको सब पता रहेगा। अब इसका एनालिसिस तो किए नहीं, अभी तो मैंने जस्ट आपको मेन टॉपिक बताया, अभी इसका कोई एनालिसिस मैंने नहीं बताया आपको कि इस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, ऐसा कुछ बात ही नहीं किया हम लोग अभी तो सिर्फ देखे हैं कि नॉर्मल में क्या होता है ना। रंजन, थैंक यू सो मच डियर। अच्छा, 12th नहीं किए थे, 10th से डिप्लोमा में एंट्री हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए तो मैंने आप लोगों को पहले दिन प्रॉमिस किया था ना, इसीलिए कि फर्क नहीं पड़ता, आप मतलब अगर 10th के बाद भी अगर आप डिप्लोमा किए हुए ना, तो भी एक एक चीज आपको समझ में आएगी एकदम डिटेल में। ऐसा इसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको कि हर चीज आपको समझ में आएगी। तो ये हर बच्चे को ध्यान में ही रख के कंटेंट मैंने प्लान किया हुआ है, तो देखते जाइए। एक बार शुरू से मैं पूरा चीज बता रहा हूं, एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर इससे जुड़ा हुआ जो सवाल है, अगर टाइम तो शायद नहीं बचा है, ठीक, मैं एक बार वो कर देता हूं, समराइज कर देता हूं जल्दी से, ठीक है। चलिए, आज नया कुछ नहीं, तो इतना जो पढ़े हैं उसको समराइज कर लेते हैं बस। तो आपका यहां तक का जो पॉइंट है बीएच कर्व का, वो कंप्लीट हो चुका है। कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट, हिस्टेरिसिस लॉस फॉर्मूला के फॉर्म में, अब इसका बेसिक समझ चुके हैं, बस फॉर्मूला इसका लिखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है उससे, और एडी करंट, 2 चीजें देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, बीएच कर्व में हम लोगों ने ये समझा, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप में बता देता हूं जल्दी से। बीएच कर्व में हम लोगों ने यह समझा कि अगर एक सोलेनॉइडल सेक्शन है हैविंग n नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स, और उसके अंदर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैंने प्लेस कर दिया है, तो इसमें क्या होगा कि अगर मैं सप्लाई करंट को धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं H = NI/L होता है, और B जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू H, ये भी होता है। तो N और L तो मान लीजिए कांस्टेंट है, सप्लाई करंट को बढ़ाऊंगा अगर मैं, तो H को बढ़ना ही पड़ेगा, उसके पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक। तो मैंने करंट को धीरे धीरे बढ़ाया, यहां से ये ग्राफ धीरे धीरे ऐसा बेंड होनी शुरू हुई, और एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ H के बाद कोर जो है मटेरियल का सैचुरेट हो जाएगा, कि अभी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है। इस समय पंखा जितनी स्पीड पे घूम रहा होगा वही उसकी हाईएस्ट है। अब मैं कितना भी फोर्स लगा लूं, पंखा इससे ज्यादा तेज स्पीड से नहीं घूम सकता, ठीक, समझ आ गया ये तो। थैंक यू सो मच नयन, एंड थैंक यू सो मच दीप्ति, है ना। इंपॉर्टेंट यही है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, जो भी कंटेंट, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, डाउट फ्री रहे, एकदम सब चीजें क्लियर हो, जहां डाउट आए वो भी क्लियर हो क्लास के अंदर। डाउट तो आना ही चाहिए यार, क्यों नहीं आएगा। अलग अलग थॉट्स जब आप इसके लिए लेके आओगे, आज बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों से जब मैंने क्वेश्चन पूछा कि ये O से लेके X तक वाला जो रिटेंटिविटी है, इसको क्यों हटाना पड़ता है, और आप में से टॉप 3 आंसर जो आया हुआ था वो एकदम सही टू द पॉइंट आंसर आया हुआ था। अभिषेक का आंसर आया था, तारिक का आंसर आया था, है ना, ऐसे 2-3 लोगों का सब आंसर आया हुआ था, और एकदम सही था, टू द पॉइंट करेक्ट आंसर था। तो ये शो करता है कि अब आप चीजों को समझना शुरू कर चुके हैं, अब आप विजुअलाइज कर रहे हैं चीजों को, ये बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, नाइस। तो हमको ये समझ में आया कि देखिए, ग्रेजुअली जब करंट को इंक्रीज किया तो ये ग्राफ धीरे 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 यहां से बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी? जैसे जैसे करंट यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स, जब मैं इस पर ताकत लगा रहा था तो उसी दिशा में चीजें जा रही थी, ठीक है। अलाइनमेंट होना बिल्कुल सही था, इसका अलाइन हो गया, ये बिल्कुल वही वैसा ही है जैसे चेयर पे बैठा हुआ था मैं, अब जैसे कोई मुझे धक्का देगा मैं चेयर से उठ के सीधे चलने लग जाऊंगा सामने, ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ कि अब मुझे फोर्स को कम करना था, धीरे धीरे फोर्स को हम रिड्यूस कर रहे हैं वापस, हमको उल्टे दिशा में आना था। जैसे कि दौड़ते हुए कोई मुझे अचानक से बोल दे कि पीछे मुड़ो, तो मैं एकदम अचानक से ऐसे मुड़ूंगा, ठीक है, लेकिन मुझे मुड़ने में थोड़ा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने पैर जहां पे रखा उस जगह फ्रिक्शन होगा। अब यहाँ पे स्लिपरी सरफेस रहता तो मैं तुरंत
फटाक से मुड़ जाता है एकदम। यहाँ इसके साथ भी यही होता है, ये लोग खुद को वापस से रीअलाइन नहीं कर पाते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स फील्ड की डायरेक्शन बदलने से वापस से खुद को रीअलाइन नहीं कर सकते हैं। डीसी में क्या होता है कि फील्ड को आपको वापस से कुछ चेंज करने की नीड ही नहीं पड़ती, एक ही दिशा में आप करते हैं और उसके बाद फिर ऑफ कर देते हैं सप्लाई को। लेकिन एसी में क्या होता है कि सप्लाई का रिवर्सल करते हैं हम लोग, सप्लाई का रिवर्सल किया तो ग्रेजुअली रिड्यूस होकर फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने वाला है ये। तो अब उससे क्या हो गया कि यहां से धीरे धीरे बी जो है वो रिड्यूस हुआ, लेकिन पूरी तरह से जीरो पे नहीं पहुंच पाया। हमको दिखा कि जब इस पॉइंट पे हम आए तो भी कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बच रहा है। ये किसकी वजह से बच रहा है? ये उस मटेरियल की वजह से बच रहा है, उस कोर मटेरियल की वजह से। वो कोर जो है उसकी टेंडेंसी थी कि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर जो फ्रिक्शन था वो बहुत हाई था, या वो जितना भी हाई होगा उसी हिसाब से इनका अलाइनमेंट जल्दी होगा या देर से होगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट जो है वो उतनी जल्दी अगर नहीं हो पाया तो उतना ज्यादा रेसिडुअल हमको दिखाई देगा, अगर मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट हो गया जल्दी तो उतना छोटा रेसिडुअल दिखेगा हमको। ठीक, तो जैसा भी था हमको पता चला कि इसके अंदर कुछ रिटेंटिविटी बनती है, कुछ ना कुछ रिटेंटिविटी है। इस रिटेंटिविटी के बारे में हमको समझ में आया कि अगर इसको सही समय रहते नहीं हटाए तो अगली बार जब स्विच चालू करेंगे तो ग्राफ ओ से नहीं एक्स से शुरू होगी और सीधे सैचुरेशन पे लैंड करेगी। तो पिछली बार इतना फोर्स देने के बाद सैचुरेट हो रहा था, इस बार थोड़ा कम ही फोर्स पे सैचुरेट हो जाएगा और अगली बार और कम फोर्स पे सैचुरेट हो जाएगा। तो मतलब आपका कोर जो है जल्दी जल्दी सैचुरेट होने लग जाएगा। ठीक है, अब हमको समझ में आया इसको हटाने के लिए फोर्स को उल्टे दिशा में देना चाहिए। तो उल्टे दिशा में हम लोगों ने फोर्स बढ़ाना शुरू किया। ऐसा कैसे किया हम लोग? उल्टे दिशा में फोर्स कैसे बढ़ाए सर? तो अपोजिट डायरेक्शन में देखिए, हमारा एसी सप्लाई है, उल्टे दिशा में जैसी सप्लाई इंक्रीज होना शुरू हुआ हमको समझ में आया कि यहां से ये ग्राफ या मैग्नेटाइजिंग फोर्स अब इस दिशा में बढ़ रहा है। ठीक है, उल्टे दिशा में जब हम फोर्स लगाना शुरू किए तो हमको ये दिख रहा है कि जो यहाँ पे जो रुक गए थे ये सब अलाइन नहीं हो पाए थे, अब ये धीरे धीरे सब एक दिशा में अलाइन होने शुरू हो जाएंगे इसके मॉलिक्यूल्स, उस फ्रिक्शन को ओवरकम करते हुए, क्योंकि फोर्स मिल रहा है अब उनको एक्स्ट्रा। तो ओ से एम तक मैंने कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगा के दिया, इस फोर्स की वजह से ये रिटेंटिविटी खत्म हो गई। क्या बोलते हैं इसको? इट इज नोन एज कोअर्सिव फोर्स। यही फोर्स कहलाता है कोअर्सिव फोर्स। ठीक है, इस रिटेंटिव नेचर को खत्म करने के लिए जो हम लोगों ने फोर्स लगाया, जो बल लगाया एडिशनल, और इस ग्राफ को फिर नेगेटिव सैचुरेशन तक लेके चले गए। डिपेंड करेगा इस एसी की नेगेटिव पीक वैल्यू के ऊपर कि उस नेगेटिव पीक करंट पर क्या कोर सैचुरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये डिपेंड करेगा भाई मटेरियल टू मटेरियल। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि करंट नेगेटिव पीक पे गई तो ये भी नेगेटिवली सैचुरेट हो जाएगा। इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी, बिल्कुल ऐसा नेसेसरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ इसका एमसीक्यू करेंगे ना, इसका तो केस एनालिसिस भी करेंगे अभी, है ना अभिषेक? अभी तो सिर्फ इसको आज पढ़े हैं हम लोग, आज इसको जस्ट पढ़ के कंप्लीट किए हैं। अभी इसका डिफरेंट सिनारियो देखना बचा हुआ है कि किस किस सिनारियो में कैसा होगा। अभी आपके एसएससी के एग्जाम में या आरआरबी के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है इस कर्व की थिकनेस के ऊपर, कि ये नैरो हिस्टेरिसिस कर्व होना ज्यादा अच्छा है या अगर स्क्वायर हिस्टेरिसिस कर्व है तो मटेरियल की कौन सी बिहेवियर को ये शो कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के लिए एमसीक्यू में आता है। तो कल की क्लास में इसका एमसीक्यू भी हम लोग डिस्कस करेंगे मस्ट टाइप से। ठीक है, कल की क्लास में इसका एमसीक्यू भी मस्ट टाइप से डिस्कस करेंगे, इसका कुछ सिनेरियो स्टडी करेंगे, हिस्टेरिसिस लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे, एडी करंट पढ़ेंगे उसके बाद। कल की क्लास में ये मेजर कंटेंट करना है हमको। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, नेगेटिव सैचुरेशन तक इंक्रीज किया, फिर वापस जब उसको रिड्यूस किया तो समझ में आया कि यहां पर भी कुछ ना कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बचेगा। ऐसा दोनों डायरेक्शन में मिलेगा हमको। और उसी फिनोमिना को जहां पे बी लैग करती है फ्रॉम एच, उसको हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस, या हिस्टेरिसिस बोलते हैं जिसको कि हिस्टीरीन वर्ड से लिया गया है। तो हिस्टीरीन जो है उस वर्ड से है ना, दीप्ति ने लिखा कि हाँ उस कर्व का थिन होना ज्यादा सही है। तो ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, ये सब कल आराम से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आज की क्लास अब यहीं पर एंड अप करते हैं। आप लोगों का भी नेक्स्ट लेक्चर होने को है, 5:05 हो गए जैसा मुझे लग रहा है। राइट, चलिए आप लोग भी थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, अगला सेशन आप लोगों का होगा फिर। ठीक है, लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए सर, अभिषेक ने लिखा हुआ है, ये रहा लास्ट स्लाइड। अभिषेक कुछ लिखना मिस हो गया क्या इसमें से? ये लास्ट स्लाइड, इसमें आई होप आपने सब लिख लिया होगा, है ना। ये बोर्ड पर ही मैं छोड़ देता हूं इसको, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द हार्ट्स। चुनेश्वर, मनीष, दीप्ति और आप सभी स्टूडेंट्स को वंस अगेन वेरी वेरी थैंक यू। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच।